अध्याय 761, अध्याय 760, मस्तिष्क क्षेत्र। बूम! जैसे ही काले मनके ने तारों की शक्ति को अवशोषित किया, वांग हाओ का दिमाग एक बार फिर फट पड़ा। तारों की अपार ऊर्जा ने स्याही के हृदय में अज्ञात परिवर्तन उत्पन्न कर दिए। स्याही वंश के उस महान ऋषि को भी शायद ये पता नहीं था कि वांग हाओ के शरीर में स्याही हृदय द्वारा तारों की शक्ति को अवशोषित करने के बाद उसमें क्या परिवर्तन होंगे। तारकीय शक्ति आध्यात्मिक शक्ति और तारकीय शक्ति के संयोजन से उत्पन्न होती है। ये गुणों में आध्यात्मिक शक्ति के समान है, लेकिन इसमें तारकीय शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति दोनों के लाभ समाहित हैं। इस बिंदु पर मुझे उम्मीद है कि पाठकों को हमारा डोमेन नाम याद होगा। खाली समय में ताइवानी उपन्यास पढ़ना बेहद आनंददायक होता है। मूल रूप से काला मन का तारकीय ऊर्जा के वाहक के रूप में कार्य करता था, जो रिचार्जेबल बैटरी के समान कार्य करता था। तारकीय ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद इसे स्याही के कोर के अंदर संग्रहित कर लिया जाता था, लेकिन यह अप्रयुक्त रहता था। इसका कारण ये था कि वांग हाओ के पास इंकहॉट ब्लैक पल्प की क्रियाओं को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं थे। इसके अलावा ब्लैक पल्प कैस्पल को अवशोषित करने से पहले बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। ब्लैक पल्प की मरम्मत के लिए कैस्पल को अवशोषित करने के बाद वह तारकीय ऊर्जा जो मूल रूप से आरक्षित ऊर्जा स्रोत के रूप में रखी गई थी, अवशोषित हो गई। तारकीय ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद काले मोती के भीतर एक छोटा तारा बनता है। ये तारा, जो गेहूं की बाली की तरह एक छोटे से प्रकाश बिंदु के रूप में शुरू होता है, धीरे धीरे फैलता है और अधिक से अधिक तारकीय ऊर्जा को अवशोषित और परिष्कृत करते हुए आकार में बढ़ता जाता है। इस बदलाव का मतलब ये था कि काले मनके के अंदर का जो स्थान पहले खाली था, अब उसमें पहले मौजूद अकेले काले ग्रह के साथ एक चमकदार तारा भी जुड़ गया। ये तारा बिल्कुल सूर्य के समान है, जो अनंत प्रकाश विकीर्ण करता है। लेकिन अजीब बात यह है कि हजारों किलोमीटर व्यास वाले काले ग्रह की तुलना में इस तारे का व्यास केवल 1 मीटर से भी कम है। ये व्यवहारिक रूप से एक बल्ब की तरह है। एक वास्तविक तारे में विकसित होने के लिए इसे शायद और भी अधिक मात्रा में तारकीय ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता होगी। मोजिंग की स्मृति में वांग हाओ ने ब्लैक पल्प स्पेस के भीतर स्थित काले ग्रह का नाम मोजिंग रखा। वास्तविक मोजिंग असंख्य युगों पहले नष्ट हो गया था। इसी बीच मोजिंग का विस्तार धीरे धीरे रुक गया और आसपास के अंतरिक्ष में बिखरे हुए खगोलीय टुकड़े अंततः इस ग्रह पर एकत्रित हो गए। इस स्याही के केंद्र का निर्माण करने वाले महान ऋषि ने बहुत मेहनत की। इस काले ग्रह का आकार पूरी तरह से मूल स्याही कबीले के ग्रह के आधार पर बनाया गया था। अब वांग हाओ द्वारा प्राप्त इंकहॉट के अंदर मरम्मत किए जाने के बाद इंक स्टार की यह प्रतिकृति अपने मूल स्वरूप में बहाल हो गई है। मोजिंग के पुनर्जन्म के साथ ही वे टोटेम स्तंभ भी मानव पुनर्जन्म ले चुके थे, लगभग एक साथ प्रकाश की किरणें उत्सर्जित कर रहे थे, जिससे मोजिंग की पूरी सतह पर एक शानदार दृश्य का निर्माण हो रहा था। उन्नत पहचान प्रक्रिया पूरी हुई। स्याही कोर की मरम्मत 97.1% हो चुकी है। शेष मरम्मत प्रक्रिया स्वचालित रूप से पूरी हो जाएगी। अनुमानित कुल समय 120 वर्ष। जैसे ही पहचान पूरी हुई, वांग हाओ को अचानक अपने पूरे दिमाग में आराम की लहर महसूस हुई, मानो उसका पूरा शरीर बिजली से भर गया हो और उसके शरीर की हर कोशिका खुशी से झूम उठी और चिल्ला उठी। इस बीच वांग हाओ के मस्तिष्क का विकास अभी भी धीमी गति से हो रहा था। स्याही में मौजूद मूल कलाकार को पहचानने के लाभों ने मस्तिष्क के विकास की प्रक्रिया के दौरान होने वाले दर्द को काफी हद तक कम कर दिया है। वांग हाओ के मस्तिष्क के भीतरी हिस्से में नाखून के आकार का एक छोटा सा क्षेत्र है। एक बार जब यह क्षेत्र विस्फोट से खुल जाता है, तो इसका मतलब है कि वांग हाओ का मस्तिष्क 100% विकसित हो चुका है। मस्तिष्क का यह मुख्य भाग अत्यंत रहस्यमय है। यह मस्तिष्क के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। विच्छेदन से पता चला कि यह मस्तिष्क कोशिकाओं का एक समूह मात्र है जो सार्कोमा जैसा दिखता है। हालांकि निरंतर वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि यह क्षेत्र रहस्यों और अनसुलझे तथ्यों से भरा हुआ है। मस्तिष्क कैंसर या मस्तिष्क क्षति से पीड़ित कई लोगों में मस्तिष्क के इस मुख्य क्षेत्र को उत्तेजित करने के बाद कुछ अकल्पनीय विशेष क्षमताओं को प्राप्त करने की बहुत कम संभावना होती है। ये क्षमताएं सामान्य आनुवंशिक प्रतिभाओं या एक्स क्षमताओं से कहीं अधिक हैं और लगभग पौराणिक कथाओं में वर्णित देवताओं और राक्षसों की दिव्य क्षमताओं के बराबर हैं। इससे उन मनुष्यों को, जिनके मस्तिष्क के मुख्य क्षेत्रों में उत्परिवर्तन हो चुके हैं, बिना साधना किए ही भयानक शक्ति प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। इस क्षेत्र को नौवां मस्तिष्क क्षेत्र या दानव मस्तिष्क क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। जो मनुष्य बाह्य बल के माध्यम से मस्तिष्क के नौवें क्षेत्र को खोलकर विशेष क्षमताएं प्राप्त करते हैं, वे आमतौर पर जीवन भर उन क्षमताओं का विकास करने में असमर्थ होते हैं। हालांकि जो मनुष्य अपने मस्तिष्क को 100% सक्रिय करके इस नौवें मस्तिष्क क्षेत्र को विकसित कर लेते हैं, उनमें ऐसी कोई सीमाएं नहीं होती हैं। 99.3%, 99.5% मस्तिष्क के नौवें क्षेत्र में स्थित एक कोशिका पर किया गया हर प्रहार अविश्वसनीय रूप से कठिन प्रतीत होता था। मस्तिष्क के नौवें क्षेत्र के चारों ओर एक अदृश्य अवरोध है, जैसे एक अदृश्य लोहे का पर्दा इसकी रक्षा करता है और किसी भी ऊर्जा को अंदर प्रवेश करने से रोकता है। यहाँ तक कि काले कल्पित बौनों द्वारा रूपांतरित किए गए काले धुएं के गुच्छे भी आसानी से भेद नहीं पाए।
उस समय मो कबीले में यद्यपि 100% मस्तिष्क विकास प्राप्त करने वाले मो कबीले के योद्धाओं की संख्या कबीले के औसत 99% से कहीं अधिक थी, फिर भी बहुत कम मो कबीले के शिष्य अपने मस्तिष्क की क्षमता को पहली बार में ही 99% से ऊपर उठा पाते थे। 100% मस्तिष्क विकास के परिपूर्ण स्तर तक पहुंचना तो और भी दुर्लभ था। 1 अरब मो कबीले के सदस्यों में से केवल एक ही ऐसा कर पाता था। ये स्थिति वान हाओ के लिए विशेष रूप से कठिन थी, जो एक पृथ्वीवासी था और जन्मजात कमियों के साथ पैदा हुआ था। मो कबीले के लोग एक चमत्कारी जीन विकास एजेंट के साथ पैदा होते हैं, जो नवजात शिशुओं को तुरंत 9वें रैंक के शिखर की ताकत प्रदान कर सकता है और उनकी आनुवंशिक प्रतिभाओं को उजागर कर सकता है। वान हाओ इन थॉट से प्राप्त आनुवंशिक क्षमताओं के अलावा अपनी किसी भी आनुवंशिक प्रतिभा को अनलॉक करने में सक्षम नहीं हो पाया है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि मनुष्य की क्षमता असीमित है। हमारे पूर्वजों के जीन में निहित आनुवंशिक क्षमता और जीवन में बाद में प्राप्त होने वाली आनुवंशिक क्षमताओं में मूलभूत अंतर होता है। केवल विकासवादी दृष्टिकोण से ही स्वयं द्वारा जागृत की गई आनुवंशिक प्रतिभा अनंत रूप से विकसित हो सकती है, अंततः ब्रह्मांड में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा बन सकती है, जो पशु जाति की वंशानुगत प्रतिभा से कम नहीं है। हालांकि जीवन में बाद में प्राप्त होने वाली आनुवंशिक प्रतिभाओं की विकासवादी दिशा सीमित होती है, जिससे अनंत विकास की संभावना समाप्त हो जाती है। यह एक पूर्व निर्धारित अंत वाली फिल्म की पटकथा की तरह है, अंत को बदला नहीं जा सकता। 99.7%, 99.8%, 99.9%, बस थोड़ा और हिम्मत रखो, तुम्हें दृढ़ रहना होगा। मस्तिष्क के 9वें क्षेत्र में स्थित तिल के बीज के आकार की अंतिम मुख्य मस्तिष्क कोशिका किसी ठोस शहर की अंतिम दीवार की तरह है। काले बौनों ने चाहे जैसे भी हमला किया हो, वे भेद नहीं पाए। मस्तिष्क की ये आखिरी 0.01% कोशिकाएं ही थीं जिन्होंने वान हाओ को पूरे आधे घंटे तक अटके रहने दिया। इस समय वान हाओ का खून लगभग सूख चुका था। उसका पूरा सिर लोहे की तरह लाल गर्म हो गया था। उसके माथे की नसें उभरी हुई थीं और उनमें धड़कन महसूस हो रही थी। 10 मिनट और कोशिश करने के बाद वान हाओ का पसीना सूख गया था, लेकिन 9वें मस्तिष्क क्षेत्र की आखिरी दीवार अविश्वसनीय रूप से अड़ियल बनी रही। हमें क्या करना चाहिए? बस आखिरी 0.01% ही बचा है। क्या सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा? मैं इसे स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। नहीं, हमें हर हाल में ये लड़ाई लड़नी होगी। शांत हो जाओ, तुम्हें शांत होना ही होगा। हम निश्चित रूप से सफल होंगे। स्टॉप। अध्याय 761 निष्कलंक शरीर। कुछ देर शांत होने के बाद वान हाओ ने अचानक एक साहसिक निर्णय लिया। मेरे सभी एक्यूपॉइंट्स का खुलना एक तरह से शून्य से कुछ बनाने की प्रक्रिया थी। मेरे सीने में स्थित तांजोंग एक्यूपॉइंट का विस्तार हुन्युवान ऊर्जा की चमत्कारी शक्ति के कारण हुआ। तो क्यों न मैं हुन्युवान ऊर्जा का उपयोग करके इस 9वें मस्तिष्क क्षेत्र की अंतिम बाधा को तोड़ने का प्रयास करूं। शायद एक्यूपॉइंट्स के खुलने की तरह ये 9वां मस्तिष्क क्षेत्र भी पूरी तरह से खुल जाएगा। वान हाओ ने सोचा कि हुन्युवान शक्ति का ऊर्जा स्तर ड्रैगन युवान शक्ति से कहीं अधिक है और यह बहुत कोमल भी है। यदि वह हुन्युवान शक्ति का उपयोग करके 9वें मस्तिष्क क्षेत्र की अंतिम बाधा को भेदने का प्रयास करे तो शायद वह सफल हो जाए। हालांकि ऐसा करने में बहुत बड़ा जोखिम भी है। आखिरकार मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यदि हुन्युवान शक्ति के नियंत्रण में जरा सी भी गड़बड़ी हो जाए और मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाएं, तो वान हाओ के मूर्ख बनने की पूरी संभावना है। कोई बात नहीं, भाग्य साहसी लोगों का साथ देता है। साधना का मार्ग एक ही तख्ते वाले पुल को पार करते हुए 1000 सैनिकों के समूह के समान है। केवल महान बुद्धि और साहस वाले ही साधारण लोगों से आगे बढ़ सकते हैं। कुछ देर की झिझक के बाद वान हाओ ने अपना अंतिम निर्णय ले लिया। तुरंत ही वान हाओ ने सावधानीपूर्वक आदिम ऊर्जा की एक छोटी सी धारा को नियंत्रित किया और उसे अपने मस्तिष्क की ओर भेज दिया। जल्द ही आदिम ऊर्जा का यह हल्का सा अंश बाधाओं की परतों को भेदते हुए वान हाओ के मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। उसके मन के नियंत्रण में आदिम ऊर्जा का यह सूक्ष्म अंश धीरे धीरे मस्तिष्क कोशिकाओं के बीच की खाइयों से होते हुए 9वें मस्तिष्क क्षेत्र के मूल क्षेत्र की ओर बढ़ गया। लगभग 15 मिनटों में आदिम ऊर्जा का ये छोटा सा अंश एक फुर्तीले छोटे सांप की तरह धीरे धीरे वान हाओ के नियंत्रण में 9वें मस्तिष्क क्षेत्र की अंतिम बाधा की ओर बढ़ गया। यह अवरोध एक अदृश्य बाधा की तरह है जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकता है। यहाँ तक कि सार्वभौमिक किरणें और विभिन्न ऊर्जा तरंगें भी बाहर अवरुद्ध हो गईं, और यहाँ तक कि काले बौने भी इस अंतिम अवरोध को भेद नहीं सके। सफलता या असफलता इसी पर निर्भर करती है। हमें इसे पार करना ही होगा। वान हाओ शांत और एकाग्र रहे। उन्होंने अपना सारा ध्यान आदिम ऊर्जा की इस धारा को नियंत्रित करने पर केंद्रित कर दिया। सावधान रहो, लापरवाही मत करो। वान हाओ खुद को बार बार याद दिलाता रहता था। आदिम ऊर्जा का ये सूक्ष्म अंश धीरे धीरे 9वें मस्तिष्क क्षेत्र की मुख्य बाधा की ओर बढ़ा। जैसे ही यह बाधा के संपर्क में आया, आदिम ऊर्जा ने अचानक एक लालची सांप की तरह अपना मुंह खोला और उस अविनाशी बाधा को काट डाला। बूम! वान हाओ के दिमाग में अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर किसी भारी हथौड़े से प्रहार किया गया हो और वह लगातार गूंज रहा था।
ये सब क्या हो रहा है? वांग हाओ चौंक गया। जिस आदिम ऊर्जा को वह नियंत्रित कर रहा था वह अचानक बेकाबू होकर जीवित हो उठी और एक लालची सांप में तब्दील हो गई जिसने 9वें मस्तिष्क क्षेत्र की मूल बाधा को काट डाला। यह मूल अवरोध अदृश्य और अमूर्त है, लेकिन वास्तव में यह एक प्रकार का रहस्यमय ऊर्जा क्षेत्र है। इसमें किसी प्रकार की अज्ञात रहस्यमय ऊर्जा समाहित है। यह ऊर्जा स्तर अत्यंत उच्च है और इसके द्वारा निर्मित अवरोध किसी भी किरण और ऊर्जा को ब्रह्मांड में प्रवेश करने से रोकता है। हालांकि ठीक उसी क्षण आदिम अराजकता बल द्वारा निर्मित एक लालची छोटे सांप ने उसे काट लिया। और भी चमत्कारिक रूप से आदिम अराजकता बल के सांप के काटने के बाद अवरोध वास्तव में एक छोटी सी दरार के साथ टूट गया। आदिम ऊर्जा का सर्प और भी अधिक उत्तेजित हो गया और बेतहाशा काटने लगा, जिससे दरार और भी चौड़ी हो गई। पलक झपकते ही अवरोध में दरारें बड़ी होती गईं और अंततः एक छोटा सा अंतर बन गया। गड़गड़ाहट। ऐसा लगा मानो वांग हाओ के सिर पर बिजली गिर पड़ी हो। आकाश से बिजली गिरी और वांग हाओ को पल भर में बिजली का झटका लगा। 9वें मस्तिष्क क्षेत्र की मुख्य बाधा अंततः टूट गई और अवसर की प्रतीक्षा कर रहे काले बौने अत्यधिक प्रसन्न हुए और उस छोटे से अंतराल में घुसकर मस्तिष्क क्षेत्र के अंतिम भाग में प्रवेश कर गए। बूम टिल्ड। मस्तिष्क का विकास स्तर 100%। उस पल ऐसा लगा मानो वांग हाओ के शरीर की हर कोशिका पर बिजली गिर गई हो, जिससे उसका पूरा शरीर अनायास ही कांपने लगा और उसके पूरे मस्तिष्क में एक अदृश्य मानसिक तूफान सा उमड़ आया। वांग हाओ की चेतना मानो उसके शरीर से अलग हो गई हो, जैसे वह पल भर में अपने भौतिक रूप से अलग होकर परमानंद की अवस्था में पहुंच गया हो। उसकी आत्मा खुशी से झूम रही हो और उछलकूद कर रही हो। इस मानसिक तूफान में मूल क्षेत्र में मौजूद अवरोधक ऊर्जा अचानक और पूरी तरह से नष्ट हो गई और बड़ी संख्या में ऊर्जा के टुकड़ों में बदल गई, जिससे हुन्यवान पावर स्नैक को लाभ हुआ, जिसने उन्हें थोड़ा थोड़ा करके निगल लिया। वाह, आखिरकार दिमाग का विकास 100% हो गया। दानव आत्मा, अब आगे क्या? वांग हाओ हौंफ रहा था, उसकी सांस फूल रही थी। मस्तिष्क के विकास की इस प्रक्रिया ने उसके खून और ऊर्जा को खत्म कर दिया था, उसकी मानसिक शक्ति को पूरी तरह से क्षीण कर दिया था और उसकी आत्मा को भी पूरी तरह से थका दिया था। इस समय आराम करने की जल्दी न करें। विनाश के बिना निर्माण संभव नहीं, विनाश के बिना निर्माण नहीं। जब आपका शरीर अत्यधिक थका हुआ हो तब जितना अधिक अभ्यास करें उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा। कुछ समय धैर्य रखें, ध्यान लगाने और श्वास को नियंत्रित करने का प्रयास करें और आंतरिक ऊर्जा संचार के माध्यम से स्वस्थ हों। बेहतर होगा कि आप किसी भी प्रकार की दवा का सहारा न लें। इस समय आपको इंक्लैन के पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और आपके जीन इंक्लैन के योद्धा के अनुरूप हो गए हैं। आपके शरीर में मौजूद मूल मादक पदार्थों के अवशेष साफ हो गए हैं। इस समय आपका शरीर नवजात शिशु के पवित्र शरीर के सबसे करीब है। पवित्र का अर्थ है कि यह किसी भी प्रकार की अशुद्धियों से दूषित नहीं हुआ है। इस समय पूरी तरह से अपनी स्वयं की रिकवरी पर निर्भर रहने से आप अपने आनुवंशिक अनुक्रम को उसकी सबसे परिपूर्ण स्थिति में समायोजित कर पाएंगे। आपने अभी जो आनुवंशिक प्रतिभा प्राप्त की है उसे नियंत्रित करना भी बहुत आसान हो जाएगा। यदि आप जीन संवर्धन दवाओं या अन्य प्रकार की उपचार दवाओं के सेवन से ठीक होते हैं तो आपके शरीर की कोशिकाएं इन दवाओं के घटकों से दूषित हो जाएंगी, जिससे आपका शुद्ध शरीर दूषित हो जाएगा और आपके आनुवंशिक अनुक्रम पर असर पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने अभी अभी अपनी मस्तिष्क क्षमता का 100% उपयोग करना शुरू कर दिया है और आपके मस्तिष्क की क्षमता को उत्तेजित किया गया है, जो आपके शरीर में जीन को और भी समायोजित करेगा। इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी बाहरी सहायता का उपयोग न करना या किसी भी प्रकार की दवा न लेना ही सबसे अच्छा है। अपने स्वयं के स्वास्थ्य लाभ पर भरोसा करने से आपको अपने ऊपर अधिक नियंत्रण मिलेगा। वांग हाओ ने भारी मन से सिर हिलाया। उनका शरीर बुरी तरह थक चुका था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से पालथी मारकर बैठने की कोशिश की और ध्यान लगाने लगे। कुछ देर बाद वांग हाओ की सांसें धीरे धीरे स्थिर हो गईं और उसकी हृदय गति भी धीरे धीरे कम हो गई। जल्द ही वांग हाओ ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर गया। गोल्डन स्केल ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक धीरे धीरे शरीर में फैलने लगी। अत्यधिक शारीरिक थकान और ऊर्जा एवं रक्त की कमी के कारण वांग हाओ को अपनी शक्ति का संचार करने में बेहद कठिनाई हो रही थी। उसके शरीर के भीतर फोर्स की हर एक इंच की हलचल ऐसी महसूस हो रही थी मानो उसे चाकू से काटा जा रहा हो। हालांकि वांग हाओ ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर हार नहीं मानी। वांग हाओ को एक पूरा चक्र पूरा करने में मुश्किल से 20 मिनट लगे। जैसे ही आदिम शक्ति का पहला अंश वांग हाओ के दांतियान में प्रवेश किया, उसका दांतियान स्थान अचानक हिंसक रूप से कांप उठा और फिर एक चमत्कारी दृश्य सामने आया। जैसे ही यह आदिम शक्ति उसके दांतियान में डाली गई, उसके दांतियान के चिसागर में मौजूद स्थान थोड़ा फैल गया और आदिम शक्ति के इस अंश के प्रवेश के बाद वांग हाओ ने महसूस किया कि उसकी शक्ति भी थोड़ी बढ़ गई है। मेरे पूरे शरीर में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बिजली का झटका लग रहा हो, साथ ही असहनीय झुंझुनी और खुजली भी हो रही थी। वांग हाओ को यह एहसास बहुत अच्छी तरह से आता था। ये जैव विद्युत क्षेत्र को उत्तेजित करने की प्रक्रिया है। 010 स्टॉप। अध्याय 762 दानव आत्मा की त्रासदी।
हालांकि इस समय वान हाओ के शरीर पर मौजूद जैव विद्युत क्षेत्र सामान्य क्षेत्र से भिन्न था। सबसे बड़ा अंतर यह है कि वान हाओ के शरीर पर विद्युत क्षेत्र उसकी अपनी जैविक कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि ऐसा लगता है कि उसने आसपास के अंतरिक्ष की सार्वभौमिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया है और फिर उसकी कोशिकाओं में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा उत्पन्न हुआ है। यह ऊर्जा हर समय ब्रह्मांड में व्याप्त रहती है, सर्वव्यापी है, लेकिन आम इंसान इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते। कितना आरामदायक! दानव आत्मा सही कह रही है। जब आप अत्यधिक थके हुए होते हैं तो आपके शरीर की हर कोशिका अत्यधिक भूख की स्थिति में होती है, ठीक वैसे ही जैसे एक भूखे व्यक्ति को बहुत अधिक भूख लगती है। ऐसे समय में साधना न केवल प्रत्येक कोशिका की ऊर्जा संश्लेषित करने की क्षमता को बढ़ाती है, बल्कि शरीर के भीतर की कोशिकाओं को भी मजबूत करती है। 3 दिन बीत चुके हैं। वान हाओ द्वारा अपनी ऊर्जा का 365 बार संचार करने के बाद उसकी सारी थकान दूर हो गई है और उसके शरीर की हर कोशिका असीम ऊर्जा से भरी हुई महसूस हो रही है। इस समय वान हाओ का साधना स्तर भी 9वें रैंक के शिखर पर पहुंच गया था, जो तारा स्तर से बस एक कदम दूर था। हालांकि मैं अभी तक तारकीय स्तर तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा मानव शरीर अब मेरे आत्मा साधना क्लोन से अधिक शक्तिशाली है। ये वास्तव में वंश का उन्नयन है, एक पूर्ण रूपांतरण है। मैं मानवता से और अधिक विरक्त होता जा रहा हूँ। जी हाँ, निरंतर शारीरिक विकास और साधना के कारण वान हाओ की कोशिकाएं और जीन अब पृथ्वी पर सामान्य मनुष्यों से बहुत अलग हैं। हालांकि उनकी आनुवंशिक श्रृंखला में मौजूद मानव जीन के अंश पूरी तरह से गायब नहीं हुए हैं और अभी भी वान हाओ के डीएनए में मौजूद हैं। ध्यान की अवस्था से जागने के बाद वान हाओ ने अपना ध्यान अपने चेतना सागर में स्थित काले मनके पर केंद्रित किया। मुझे नहीं पता कि मैंने किस प्रकार की आनुवंशिक प्रतिभा को जागृत किया है। आंखें खोलते ही वान हाओ ने देखा कि दानव आत्मा उसके बगल में जमीन पर बेसुध बैठी है, इसलिए उसने कहा, दानव आत्मा, जाग जाओ। मुझे बताओ कि मैं अपनी जन्मजात प्रतिभा के बारे में कैसे पता लगा सकता हूँ। वान हाओ ने मो लिंग के कंधे को हिलाया, लेकिन पाया कि मो लिंग एक ठंडी धातु की मूर्ति की तरह थी और उसने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उसी क्षण दानव आत्मा की आवाज वान हाओ के दिमाग में गूंज उठी। इनकहार ने उसकी आत्मा की यादें छीन ली हैं और वह अब मैं बन गई हूँ। यानी इनकहार की प्रणाली में मेरा नाम मो लिंग है। हालांकि तुम मुझे हमेशा दानव आत्मा कहते रहे हो। ठंडी आवाज फिर से गूंजी और वान हाओ को अचानक ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने प्रहार किया हो। तुम्हारा नाम सचमुच मो लिंग है। मो लिंग कहाँ है? तुमने मो लिंग के साथ क्या किया? तुमने उसकी यादें क्यों छीन लीं? तुम मो लिंग के साथ क्या करने वाले हो? वान हाओ को अज्ञात के बारे में डर का अनुभव हो रहा था। इनकॉर्ड सिस्टम की मो लिंग के शब्द एक खतरनाक हथियार की तरह थे जो किसी भी क्षण उसका सिर काट सकते थे, जिससे वान हाओ के दिल में लगातार भय बना रहता था। वान हाओ के डर को भांपते हुए मो लिंग ने समझाया, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। इस इनकॉर्ड की मूल मालकिन मोदी, जो पिछले परीक्षण में भी प्रतिभागी थी, गिरने से बुरी तरह घायल हो गईं और इनकॉर्ड को भी गंभीर क्षति पहुंची। इनकॉर्ड के सुचारू संचालन को बनाए रखने के लिए मैंने बची हुई ऊर्जा का उपयोग मोदी की एक संरक्षक आत्मा के साथ गुप्त समझौता करने की शर्त के रूप में किया, ताकि वह मेरी जगह अगले परीक्षण प्रतिभागी को ढूंढ सके और मैं उसे अमर जीवन प्रदान कर सकूं। इस समझौते के बाद मैंने दानव आत्मा के शरीर में अमर ऊर्जा का एक अंश डालकर उसे अमर बना दिया और अत्यधिक ऊर्जा खपत के कारण मैं गहरी नींद में सो गया। उसके बाद दानव आत्मा ने मेरी जगह परीक्षा में भाग लेने वालों की तलाश जारी रखी। मूल समझौते की शर्तों में से एक ये थी कि एक बार उपयुक्त परीक्षण प्रतिभागी मिल जाने और इनकॉर्ड की मरम्मत हो जाने पर मैं फिर से जागृत हो जाऊंगा, इनकॉर्ड पर पुनः नियंत्रण प्राप्त कर लूंगा और दानव आत्मा की यादें मिटा दी जाएंगी और उसे उसकी अमर ऊर्जा में वापस कर दिया जाएगा ताकि वह मुझे जागृत होने में मदद कर सके। क्या? वान हाओ अविश्वास से चिल्लाया, फिर भी उसके दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। यह एहसास समझ से परे था, लेकिन अविश्वसनीय रूप से वास्तविक था, मानो उसका सबसे अच्छा दोस्त अचानक गायब हो गया हो, जिससे वान हाओ क्षण भर के लिए स्तब्ध और असहाय रह गया। क्यों? मुझे दुख क्यों हो रहा है? वान हाओ ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। मो लिंग, मैं मो लिंग को कैसे जगाऊं? या यूं कहें कि मैं मो लिंग को वापस अपने पास कैसे लाऊं? वान हाओ ने चिंता से पूछा। मो लिंग मो वंश के महान ऋषि द्वारा निर्मित एक अमर प्राणी है। मूल रूप से वह मानवीय भावनाओं को नहीं समझती थी, लेकिन दानव आत्मा की यादों को आत्मसात करने के बाद उसकी आत्मा में एक अज्ञात परिवर्तन आया। जब वान हाओ ने अचानक इतना कठिन प्रश्न पूछा तो मो लिंग को वास्तव में असमंजस और यहाँ तक कि ईर्ष्या का भी अनुभव हुआ। बहुत देर हो चुकी है। मैंने राक्षसी आत्मा की यादें पहले ही प्राप्त कर ली हैं और उसकी अमर ऊर्जा निकालने के बाद उसकी आत्मा पूरी तरह से विलीन हो गई है और उसे कभी भी पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। मो लिंग ने झूठ बोला और उसे खुद नहीं पता था कि उसने झूठ क्यों बोला। लेकिन इस समय वह एक अमर प्राणी जो केवल इन कबीले के महान ऋषि के प्रति वफादार रहना और परीक्षा में भाग लेने वालों की रक्षा करना जानती थी, वास्तव में झूठ बोलना सीख गई।
ये ईर्ष्या के कारण हो सकता है। हालांकि वास्तव में उस समय राक्षसी आत्मा का क्षय हो गया, इसका मतलब यह नहीं है कि राक्षसी आत्मा को बहाल नहीं किया जा सकता है। जब तक दानव की स्मृतियां शेष रहती हैं, वह थोड़ी सी अमर ऊर्जा खर्च करके पुनर्जन्म ले सकता है। जब तक स्मृतियां नष्ट नहीं होती, अमर प्राणी अनिश्चित काल तक पुनर्जन्म ले सकते हैं। बेशक मो लिंग इन बातों को गुप्त रखने में कामयाब रही। अगर वह एक सामान्य महिला होती तो शायद इस समय शर्म से लाल हो जाती क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। हालांकि मो लिंग एक अमर प्राणी था और उसका चेहरा भावहीन बना रहा, हमेशा की तरह उदासीन प्रतीत होता रहा। वांग हाओ को अचानक ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा ही छिन गई हो। हाल ही में उसकी साधना में हुए सुधार और मस्तिष्क की क्षमता में 100% वृद्धि ने उसे बिल्कुल भी उत्साहित नहीं किया। अचानक वह पूरी तरह से खो गया और भ्रमित हो गया, यहाँ तक कि वह मो लिंग से यह पूछना भी भूल गया कि उसे प्राप्त आनुवंशिक प्रतिभा को कैसे समझा जाए। ये देखकर मो लिंग को अचानक अपराध बोध हुआ। मनुष्य कितने जटिल होते हैं। हालांकि मैं महान ऋषि द्वारा निर्मित सबसे शक्तिशाली अमर प्राणी हूँ और पूरे इन कबीले में सबसे बुद्धिमान हूँ, फिर भी मैं कभी मानवीय भावनाओं को समझ नहीं पाया। अभी अभी मैंने वास्तव में मानवीय भावनाओं का अनुभव किया। यह अविश्वसनीय है। जैसे ही मो लिंग ने मन ही मन सोचा, उसके दिल में स्वाभाविक रूप से अपराधबोध उत्पन्न हो गया। वांग हाओ को इतना निराश देखकर वह उसके भविष्य को लेकर चिंतित हुए बिना नहीं रह सकी। चलो उसे कोई लक्ष्य देते हैं जिसके लिए वह प्रयास करे। यह मेरे द्वारा बोले गए पहले झूठ की भरपाई करने का एक तरीका होगा। मो लिंग ने कहा, राक्षस आत्मा को पुनर्जीवित करने का एक तरीका है। जब तक तुम अमर शक्ति प्राप्त करके सर्वोच्च अधिकार हासिल नहीं कर लेते, तब तक तुम मुजीशिन में संग्रहित अमर ऊर्जा का आह्वान कर सकते हो। मेरे द्वारा ली गई राक्षस आत्मा की यादों के साथ मिलकर जब दोनों का विलय हो जाएगा तो राक्षस आत्मा पुनर्जीवित हो जाएगी। क्या सच में? वांग हाओ का चेहरा अचानक खुशी से चमक उठा। वांग हाओ को कुछ क्षण पहले की अपनी अकारण निराशा की कोई याद नहीं थी। स्टॉप अध्याय 763 आनुवंशिक प्रतिभा। बिल्कुल सच है, मैंने उस दानव आत्मा को अमर प्राणी में बदल दिया है। जब तक अमर प्राणी की यादें बची रहती हैं, वह थोड़ी सी अमर ऊर्जा खर्च करके पुनर्जन्म ले सकता है। ये बात कई अमर शक्तियों से छिपी नहीं है। मो लिंग ने चुपके से राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी बनी रही। अच्छी बात है, अमर शक्ति बनना कभी मेरे लिए एक असंभव कल्पना थी, लेकिन अब यह इतना असंभव नहीं लगता। मेरे 3 अवतार हैं, मैं एक साथ 3 नसों का अभ्यास करता हूँ। मेरे पास एक सच्चे ड्रैगन का शरीर, विनाश की ज्वाला, काला ड्रैगन मोती, स्याही कुल की विरासत और 100% मस्तिष्क क्षमता है। अमर शक्ति बनना असंभव नहीं है। राक्षस आत्मा, मेरा इंतजार करो। जब मैं अमर शक्ति बन जाऊंगा तब मैं तुम्हें स्वयं पुनर्जीवित करूंगा। वांग हाओ ने पूरी गंभीरता से अपने मन की कसम खाए और कुछ ही क्षणों में उनके चेहरे से उदासी गायब हो गई और उन्होंने अपना संयम और शांति पुनः प्राप्त कर ली। मो लिंग, मुझे जल्दी बताओ कि मैं अपनी जन्मजात प्रतिभा की जांच कैसे करूं। अब आपको इनखॉट की 90% अनुमतियां प्राप्त हो चुकी हैं। जब तक आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके इनखॉट को महसूस करते रहेंगे, आप इसके चमत्कारों को जान सकेंगे। इसका एक कार्य क्षमता का पता लगाना है जो आपकी संपूर्ण साधना क्षमता और भविष्य के विकास की दिशा के लिए सबसे उपयुक्त अनुकूलन योजनाएं बना सकता है। यदि आप इस योजना के अनुसार साधना करते हैं तो आप कई बाधाओं से बचेंगे और अमर शक्ति प्राप्त करना आपके लिए सुगम हो जाएगा। मैं उसे करने की एक कोशिश तो करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वांग हाओ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे अपनी मानसिक ऊर्जा को उस काले मनके की ओर निर्देशित करना शुरू कर दिया, उससे संवाद करने का प्रयास करते हुए। कुछ ही देर में एक बहुत ही परिचित भावना मुझ पर फिर से हावी हो गई। वांग हाओ को धुंधला सा याद था कि मुकदमे के बाद जब वह उस अपरिचित तारामंडल क्षेत्र में पहुंचा तो उसके सामने एक आभासी प्रणाली इंटरफेस प्रकट हुआ। इस समय वांग हाओ को जो महसूस हुआ वह यह आभासी प्रणाली थी। उस समय वांग हाओ की चेतना रहस्यमय अंतरिक्ष में प्रकट हुई, लेकिन अब वांग हाओ अपनी मानसिक शक्ति से महसूस कर रहा है, जबकि उसकी 5 इंद्रियां बंद नहीं हैं। इस परिचित प्रणाली को दोबारा देखकर वांग हाओ को परिचितता और अजनबीपन दोनों का एहसास हुआ। शायद उस दृश्य को देखकर ही वांग हाओ को पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, लेकिन उसे वह बूढ़ा अमर व्यक्ति याद आ गया। पता नहीं वो बूढ़ा अमर गुरु कैसा होगा। अगर मैं तीसरी आनुवंशिक बेड़ी को फिर से खोल सकूं, तो शायद मैं उस बूढ़े अमर गुरु से फिर मिल सकूं। लेकिन आनुवंशिक संशोधन तो आसान है, पर आनुवंशिक बेड़ी को खोलना बहुत रहस्यमय है और इसका कोई नियम भी नहीं है। इस बार मेरे शरीर में इतना बड़ा बदलाव आया है, फिर भी मैं तीसरी आनुवंशिक बेड़ी को खोलने की शर्तें पूरी नहीं कर पाया हूँ। पता नहीं कब मैं तीसरी आनुवंशिक बेड़ी को खोलने की शर्तें पूरी कर पाऊंगा। जैसे ही वांग हाओ के दिमाग में मो जिंग सिस्टम का इंटरफेस दिखाई दिया, उसी समय मो लिंग की आकृति भी वांग हाओ के सामने प्रकट हो गई। इस सिस्टम को इंक स्टार सिस्टम कहते हैं। आपका इनखॉट नंबर 0 है। इंक स्टार के लोग इस सिस्टम को वर्जन 1.0 भी कहते हैं। यह आगामी मॉडल सिस्टम का प्रारंभिक संस्करण है।
परीक्षण में भाग लेने वालों के संरक्षक के रूप में मैं इस सिस्टम के रखरखाव और आपको इसे संचालित करने का तरीका सिखाने के लिए भी जिम्मेदार हूँ। 1.0 प्रारंभिक संस्करण। इतना निम्न स्तर का? वान हाओ ने उलझन में पूछा। आकाशगंगा में मनुष्यों की सामान्य सोच के अनुसार किसी बुद्धिमान प्रणाली का प्रारंभिक संस्करण आमतौर पर सबसे निचले स्तर का होता है और बाद में प्रकट होने वाले अद्यतन संस्करण प्रारंभिक संस्करण के आधार पर विस्तारित होते हैं और अधिक से अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं। मूर्खतापूर्ण। मोजिंग प्रणाली का यह प्रारंभिक संस्करण सबसे शक्तिशाली प्रणाली है। बाद के संस्करणों को कमजोर कर दिया गया क्योंकि उन्हें चिंता थी कि प्रणाली बहुत शक्तिशाली हो गई है और कई शक्तिशाली कार्यों को हटा दिया गया। इसलिए मोजिंग प्रणाली का यह प्रारंभिक संस्करण सबसे शक्तिशाली संस्करण है। यहाँ तक कि मोजिंग के सम्राट भी इस प्रणाली को प्राप्त करने के लिए बेताब थे, लेकिन दुर्भाग्य से इसे महान ऋषि ने छिपा दिया था और वे कभी सफल नहीं हो सके। ओह, अब समझ आया। वान हाओ को अचानक एहसास हुआ कि यह बुद्धिमान व्यक्ति वास्तव में नियमों का पालन नहीं करता था। सबसे पहले प्रारंभिक इंटरफेस में प्रवेश करें, तीसरा विकल्प खोलें और फिर अपनी अर्जित आनुवंशिक प्रतिभा की जानकारी पूरी तरह से प्रदर्शित करने के लिए संभावित परीक्षण का चयन करें। ओह, वान हाओ ने मो लिंग के निर्देशों का पालन किया। जैसे ही वान हाओ ने ऑपरेशन शुरू किया, अचानक काले मनके से एक काली धारा निकली और वान हाओ के शरीर की हर कोशिका में फैल गई। पलक झपकते ही काली धारा वापस काले मनके में लौट गई। वान हाओ के दिमाग में परीक्षण और मूल्यांकन परिणामों की एक विस्तृत सूची उभर आई। ये सूची चित्रों और पाठ से भरपूर है और व्याख्याएं बहुत विस्तृत हैं। हालांकि इसमें मोशिंग लिपि का प्रयोग किया गया है, वान हाओ को इसे पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होती क्योंकि काले मनके के विचार के आते ही उसने मो शिंग के सभी अक्षर सीख लिए थे। संभावित परीक्षा का कुल स्कोर 4 सितारे। 9 सितारों में से आनुवंशिक ब्लूप्रिंट संरचना, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना, वानर प्रजाति की शाखा, तारामंडल, अज्ञात। बाह्य आनुवंशिक क्षमताएं, ए स्तरीय बीस्ट आइज, एस स्तरीय ड्रैगन पावर। संभावित आनुवंशिक क्षमताएं, श्रवण शक्ति, गति, शुद्धिकरण, आत्मसातकरण। आंकड़ों की एक लंबी श्रृंखला को देखने के बाद वान हाओ को अंततः रिपोर्ट के बिल्कुल निचले हिस्से में अपनी जागृत आनुवंशिक प्रतिभा से संबंधित कॉलम मिल गया। जागृत आनुवंशिक प्रतिभा, भक्षण क्षमता स्तर 9 सितारे, अधिकतम स्तर। क्या मेरी आनुवंशिक प्रतिभा वास्तव में 9 सितारा अधिकतम स्तर की है? एक भक्षण प्रतिभा। वान हाओ द्वारा भक्षण करने की क्षमता प्राप्त कर लेने की पुष्टि होने के बाद मो लिंग ने भी बेहद आश्चर्यचकित भाव प्रदर्शित किया। भक्षण करने की क्षमता बेहद भयानक है। इन कबीले की जनजातीय विरासत के अनुसार यह शीर्ष 10 क्षमताओं में शुमार है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई प्रतिभा ब्रह्मांड के नियमों के मूल के जितनी करीब होती है, बाद के चरणों में वह उतनी ही शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि ये प्रतिभाएं आपको ब्रह्मांड के नियमों को समझने में आसानी प्रदान करती हैं, जिससे अमरता प्राप्त होती है। ब्रह्मांड के 2 सबसे शक्तिशाली नियम हैं, समय और स्थान। दूसरे, जीवन, विनाश, बिजली, प्रकाश, धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी आदि जैसे तत्व जो ब्रह्मांड के मूल तत्वों का निर्माण करते हैं, वे भी बहुत शक्तिशाली नियम हैं। मो कबीले के अभिलेखों के अनुसार हशिंक यूनिवर्सों के नियम 3000 मूल नियमों में विभाजित हैं, जो यूनिवर्सों के सर्वोच्च नियम हैं। इस सर्वोच्च नियम के अंतर्गत प्रत्येक नियम से 3000 मध्यवर्ती नियम उत्पन्न होते हैं। इन 3000 मध्यवर्ती नियमों में से प्रत्येक 3000 निम्न नियम उत्पन्न कर सकता है। मो कबीले द्वारा संकलित और दर्ज किए गए सार्वभौमिक नियमों की संख्या 1 अरब से अधिक है, लेकिन ये सभी केवल अनुमानित संख्याएं हैं। वास्तविक सार्वभौमिक नियमों की सटीक संख्या बताना शायद किसी के लिए भी असंभव है। यद्यपि मो वंश संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी जातियों में सबसे आगे है, फिर भी उनकी सभ्यता का अस्तित्व बहुत कम समय से है। संपूर्ण ब्रह्मांड के लंबे इतिहास की तुलना में ये सागर में एक बूंद मात्र है। ब्रह्मांड के इन नियमों को व्यवस्थित कर पाना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। उन दिनों मो कबीले की 129,621 जनजातियों में से 10 लाख से भी कम ब्रह्मांड शासक प्रकट हुए। इन कुलियों की बाद की उपलब्धियों और ताकत के आधार पर मोकुल ने इन प्राप्त आनुवंशिक प्रतिभाओं को विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया और एक आनुवंशिक प्रतिभा रैंकिंग सूची बनाई जिसमें 10,000 से अधिक आनुवंशिक प्रतिभाएं शामिल हैं। वान हाओ की डिवोरिंग प्रतिभा को 10वां स्थान मिला। स्टॉप्ड अध्याय 764 ज्वाला भक्षण। भक्षण क्षमता की शक्ति भिन्न भिन्न होती है। कमजोर क्षमता वाले केवल एक ही पदार्थ जैसे पानी, गैस या धातु को भक्षण कर सकते हैं। शक्तिशाली क्षमता वाले सब कुछ भक्षण कर सकते हैं। सबसे शक्तिशाली भक्षण क्षमता वाला व्यक्ति न केवल सब कुछ भक्षण कर सकता है, बल्कि भक्षण के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त कर सकता है और यहाँ तक कि विकसित भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, सोना खाने वाला राक्षस धातु खनिजों को खा सकता है, जिससे उसकी कोशिकाएं धातु तत्वों को अवशोषित कर लेती हैं और इस प्रकार कठोर हो जाती हैं। ज्वाला खाने वाला राक्षस विभिन्न ज्वालाओं और यहाँ तक कि तारों को भी खा सकता है।
यद्यपि यह आनुवंशिक प्रतिभा अत्यंत शक्तिशाली है, फिर भी इन कबीले के बहुत कम सदस्य ही बड़ी सफलता प्राप्त कर पाते हैं। इसका कारण यह है कि भक्षण क्षमता को विकसित करना अत्यंत महंगा है। ग्रहीय स्तर तक विकसित होने के लिए आमतौर पर एक तारामंडल के सभी संसाधनों को भक्षण करना पड़ता है। तारकीय स्तर तक विकसित होने के लिए एक नदी प्रणाली के संसाधनों को भक्षण करना पड़ता है। डोमेन लॉर्ड स्तर तक विकसित होने के लिए सैकड़ों या हजारों तारामंडलों के संसाधनों को भक्षण करना पड़ता है। अन्य आनुवंशिक क्षमताओं की तुलना में भक्षण क्षमता बहुत महंगी है। इन कबीले के इतिहास में भक्षण क्षमता को अमर स्तर तक विकसित करने वाला कोई भी शक्तिशाली प्राणी कभी नहीं हुआ है। प्राचीन काल में केवल एक अमर और शक्तिशाली व्यक्ति ही किसी जाति का संरक्षक देवता बनने, एक राष्ट्र की स्थापना करने और उस जाति की समृद्धि को बनाए रखने के योग्य होता था। हालांकि अगर कोई अमर शक्तिवान प्राणी कई तारा प्रणालियों में फैले ब्रह्मांड नामक एक महान राष्ट्र की स्थापना भी कर ले, तो भी उस राष्ट्र के संसाधन भस्म करने की क्षमता रखने वाले ऐसे अमर शक्तिवान प्राणी का भरण पोषण करने के लिए अपर्याप्त होंगे। इसलिए यद्यपि प्राचीन काल में भक्षण करने की क्षमता को 10 सबसे बड़ी आनुवंशिक प्रतिभाओं में से एक माना जाता था और भक्षण के नियमों को 10 सबसे बड़े सार्वभौमिक नियमों में से एक माना जाता था, फिर भी बहुत कम लोग अमरता के स्तर को प्राप्त कर पाए। यहाँ तक कि चरम भक्षण क्षमता वाले कुछ शक्तिशाली जीव भी अधिकतम डोमेन लॉर्ड स्तर तक ही पहुँच सकते हैं और उनमें से बहुत कम ही अमर हो पाते हैं। संक्षेप में कहें तो भक्षण क्षमता विकसित करने की प्रक्रिया तीव्र है और इसमें लगभग कोई बाधा नहीं है। जब तक आप पदार्थों का उनके स्तर के अनुसार और निश्चित संयोजनों में भक्षण करते रहेंगे, आपकी भक्षण क्षमता और शारीरिक विकास होता रहेगा। हालांकि इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। इसका कारण यह है कि भक्षण क्षमता के विकास के लिए बड़ी मात्रा में पदार्थ का भक्षण करना आवश्यक है और भक्षण किए गए पदार्थ का मूल्य अक्सर मार्शल आर्टिस्ट की उन्नति के लिए आवश्यक संसाधन इकाइयों से कहीं अधिक होता है। सबसे निराशाजनक बात यह है कि भक्षण क्षमता को अमर स्तर तक विकसित करने के लिए आवश्यक संसाधन बेहद भयावह हैं। अल्फा ब्रह्मांड जैसा बंज ब्रह्मांड वांग हाओ को उसकी भक्षण क्षमता को अमर स्तर तक विकसित करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान नहीं कर सकता। कौन परवाह करता है? सबसे जरूरी तो अपनी साधना को बेहतर बनाना है। भले ही मेरा मानव शरीर अमर न हो सके, मेरे पास 3 क्लोन तो हैं ही। एक बार जब मेरे तीनों क्लोन खुद की रक्षा करने लायक मजबूत हो जाएंगे, तो मुझे अपनी भक्षण क्षमता को विकसित करने के लिए जरूरी संसाधन इकट्ठा करने के लिए दूसरे ब्रह्मांडों में जाना पड़ सकता है। अपना मन बना लेने के बाद वांग हाओ ने सिस्टम द्वारा प्रदान की गई निरीक्षण रिपोर्ट को देखना जारी रखा। अवशोषण क्षमता स्तर, शुरुआती अवशोषण विशेषता, अग्नि तत्व सभी प्रकार की सामान्य और विशिष्ट अग्नि को अवशोषित कर सकता है। ज्वाला भक्षण क्षमता संवर्धन के लिए मार्गदर्शिका। मूल ज्वाला भक्षण क्षमता आपको विभिन्न साधारण ज्वालाओं को भक्षण करने और अग्नि तत्वों को अवशोषित करने की अनुमति देती है। संवर्धन में सहायता के लिए आपको एक ज्वाला नियंत्रण तकनीक का चयन करना होगा। एक बार जब आप प्रवेश स्तर की भक्षण क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, तो आप अपने शरीर के भीतर ज्वालाओं का एक संसार बना सकते हैं और एक ज्वाला राजा को संघनित कर सकते हैं। उस समय आप थोड़ी कमजोर पृथ्वी अग्नि, आकाशीय अग्नि और यहाँ तक कि तारों के चारों ओर की ऊर्जा को भी भस्म कर सकते हैं। एक बार जब आंतरिक ज्वाला जगत पूर्ण हो जाएगा, तो यह उन्नत ज्वाला भक्षण क्षमता में प्रवेश कर जाएगा। उस बिंदु पर यह तारों के केंद्र और यहाँ तक कि कुछ शक्तिशाली आकाशीय ज्वालाओं को भी भस्म कर सकता है। एक बार जब शरीर के भीतर ज्वाला जगत में अमर स्तर की आध्यात्मिक अग्नि का जन्म होता है, तो व्यक्ति अमर स्तर की ज्वाला भस्म करने की क्षमता में प्रवेश कर जाता है। मोजिंग सिस्टम में अमर स्तर और उससे आगे से संबंधित सभी साधना मार्गदर्शिकाएं प्रतिबंधित हैं और वांग हाओ अपनी वर्तमान अनुमतियों के साथ उन तक नहीं पहुंच सकता है। वाह, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कहते हैं कि एक महान शिक्षक महान शिष्य तैयार करता है। एक अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में आपकी साधना की गति बिना किसी दिशा के भटकने की तुलना में कहीं अधिक तेज होती है और आप कई भटकावों से बच जाते हैं। यह हिंग स्टार सिस्टम एक प्रतिभाशाली शिक्षक के समान है। यह न केवल ज्ञानवान है, बल्कि किसी भी साधना दिशा के लिए सबसे विस्तृत साधना मार्गदर्शन योजना भी बना सकता है। भक्षण क्षमता के लिए साधना मार्गदर्शिका पर सरसरी नजर डालने के बाद वांग हाओ ने अपना ध्यान केंद्रित किया और अहंकारी और आत्मसंतुष्ट होने से बचने के लिए पढ़ना बंद कर दिया। इसी बीच वांग हाओ ने भी अपने लिए सोचना शुरू कर दिया। मेरे भीतर जो काली ज्वाला सबसे पहले जागृत हुई, वह बाद में मेरी आत्मा के रूपांतरण के परिणामस्वरूप विनाश की ज्वाला में परिवर्तित हो गई। और अब मेरी आनुवंशिक प्रतिभा ने ज्वालाओं को भस्म करने की क्षमता को जागृत कर दिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि जन्म से ही मेरा अग्नि से जुड़ाव होना तय है? चूंकि यह ज्वालाओं को भस्म करने के बारे में है, तो क्या मेरी विनाशकारी काली ज्वाला भी ऐसा ही कर सकती है? और नीले ड्रैगन कड़ाहे में मौजूद दिव्य अग्नि का क्या? वह तो कम से कम अमर स्तर की दिव्य अग्नि है। अगर मैं उसे भस्म कर सकता हूं, तो क्या मेरी भस्म करने की क्षमता भी अमर स्तर की हो जाएगी? वांग हाओ जब दिवास्वप्न देख रहा था, तभी मो लिंग के शब्द उस पर बर्फीले पानी की बाल्टी उंडेलने के समान थे। सपने देखना बंद करो।
तुम्हारी विनाशकारी ज्वाला तुम्हारे भौतिक शरीर की सीमाओं से परे है। इसे जल्दबाजी में ग्रहण करने से तुम जलकर राख हो जाओगे। तुम्हारे नीले ड्रैगन कड़ाहे में मौजूद दिव्य अग्नि के लिए मेरा सुझाव है कि तुम तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम्हारा आंतरिक ज्वाला जगत संघनित न हो जाए। अभी सबसे जरूरी है कि तुम साधना मार्गदर्शिका में दी गई सूची के अनुसार अपने ज्वाला जगत को संघनित करने के लिए आवश्यक सामग्री ग्रहण करो। वांग हाओ ने सिर हिलाया। हाँ, मैं बहुत जल्दबाजी में था। तुम सही कह रहे हो। चलो पहले अपने शरीर के भीतर ज्वाला जगत को संघनित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं। शरीर के भीतर एक अग्निमय संसार का निर्माण करने के लिए अग्नि गुण वाले कुछ खनिज या खजाने तथा सामान्य अग्नि का सेवन करना आवश्यक है। ये सामान्य अग्नि सबसे साधारण लकड़ी, खनिजों के जलने से उत्पन्न ज्वाला या यहाँ तक कि भूमिगत ज्वाला आदि भी हो सकती है। आग से निपटना आसान है, लेकिन आग के गुणों वाले खनिज मिलना मुश्किल है। ये सामान्य ग्रहों पर बहुत कम पाए जाते हैं। वांग हाओ ने जितने भी खजाने जमा किए थे उनमें से उसे केवल कुछ ही पृथ्वी ज्वाला क्रिस्टल मिले जिन्हें उसने भूमिगत लावा कुंडों से एकत्र किया था। हालांकि ये कुछ पृथ्वी ज्वाला क्रिस्टल उसके शरीर के भीतर अग्नि जगत को संघनित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ज्वालाओं की दुनिया को संघनित करने के लिए कम से कम 10 लाख घन मीटर निम्न श्रेणी के पृथ्वी ज्वाला क्रिस्टल की आवश्यकता होती है और यहाँ तक कि उच्च श्रेणी के पृथ्वी ज्वाला क्रिस्टल के लिए भी कम से कम 10,000 घन मीटर की आवश्यकता होती है। हीरो सिटी के मूल्य मानकों के आधार पर इसकी लागत कम से कम 10 ट्रिलियन योगदान अंक होगी। यह विनाशकारी प्रतिभा वाकई बेहद महंगी है। शुरुआती स्तर तक पहुंचने के लिए ही 10 ट्रिलियन योगदान अंक चाहिए और इसमें विनाशकारी प्रतिभा को समेकित करने की लागत भी शामिल नहीं है। उफ, बेचारा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी दौलत, जिसे मैं आकाशगंगा के सबसे शक्तिशाली परिवारों की दौलत के बराबर समझता था, ब्रह्मांड की वास्तव में शक्तिशाली जातियों से अभी भी बहुत पीछे है। ज्वालाओं की दुनिया को संघनित करने के लिए पर्याप्त सामग्री जुटाने के लिए वांग हाओ के वर्तमान वित्तीय संसाधन उसकी आवश्यकता के 1/10,000वें हिस्से से भी कम हैं। इसलिए वांग हाओ के पास अल्पावधि में अपने शरीर के भीतर ज्वाला जगत को संघनित करने की अपनी योजना को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा लगता है कि फिलहाल पैसा कमाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मोलिंग ने अचानक बीच में कहा, निराश मत हो, तुम्हारे पास अभी भी एक और मृत्यु स्तर का मिशन बाकी है। अगर तुम इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हो तो तुम्हारे पास ज्वालाओं की दुनिया बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन हो सकते हैं। स्टॉप। अध्याय 765 जंगली जानवर। अरे, मैं तो इस महत्वपूर्ण बात को लगभग भूल ही गया था। हाँ, यह एक जानलेवा मिशन है जिसमें मृत्यु दर 90% है। मुझे आश्चर्य है कि इस मिशन के लिए 8 गुप्त लोकों में से किसे चुना जाएगा। वांग हाओ संकट में है। चिंता मत करो, अपनी ताकत पर भरोसा रखो। हालांकि जानलेवा मिशन बेहद खतरनाक होते हैं, लेकिन अगर तुम कोई ऐसी गलती करने से बचोगे जिसे सुधारा न जा सके तो बचने की संभावना बहुत अधिक है। मोलिंग ने उसे प्रोत्साहित किया, जो उसके लिए दुर्लभ था। हालांकि उसकी आवाज़ अभी भी ठंडी थी, लेकिन पहले से कम कठोर थी। बिल्कुल सही, भाग्य साहसी लोगों का साथ देता है। वांग हाओ ने पूरी बात के दौरान शांत और संयमित भाव बनाए रखा। मोलिंग, मौत के स्तर वाले मिशन कब शुरू होंगे? मैं अधीर हो रहा हूँ। आप किसी भी समय शुरू कर सकते हैं। आपने सफलतापूर्वक खुद को इनखौट से जोड़ लिया है और 90% पहुंच प्राप्त कर ली है। बस परीक्षण मिशन शुरू करें। सोचें और सिस्टम आपको परीक्षण क्षेत्र में ले जाएगा। गहरी आवाज में बोलने के बाद वांग हाओ मन ही मन धीरे धीरे जपने लगा, परीक्षण मिशन शुरू करो। गड़गड़ाहट। एक चक्कर आने जैसी अनुभूति के बाद ऐसा लगा मानो अनगिनत अशांत ऊर्जा धाराएं और अनगिनत तारों की रोशनी दूर तक विलीन होती जा रही हों। पलक झपकते ही वांग हाओ की आंखों के सामने का दृश्य अपरिचित हो गया। एक पल पहले वांग हाओ एजियो ड्रैगन स्पेस में था और अगले ही पल वह एक अजीब, निर्जन ग्रह पर था। जीवन से भरपूर इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 106.1 गुना अधिक है। ग्रह में प्रवेश करते ही वांग हाओ को सीने में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई। उसके शरीर में रक्त का प्रवाह रुक गया और मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पा रहा था, जिससे उसे चक्कर और सिर हल्का महसूस हो रहा था। पुकारना। उद्धरण चिन्ह। इस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। लगभग आधे घंटे के समायोजन के बाद वांग हाओ आखिरकार ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के अभ्यस्त होने में कामयाब हो गया। वाह, यहाँ का गुरुत्वाकर्षण तो भयानक है ही, साथ ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी अविश्वसनीय रूप से सघन है। मुझे साधना करने की भी आवश्यकता नहीं है, ये शक्ति स्वतः ही मेरे शरीर में समा जाती है। यदि मैं इस ग्रह पर साधना करूं तो एक साधारण व्यक्ति भी बहुत कम समय में तारकीय स्तर का शक्तिशाली योद्धा बन सकता है। सपने देखना बंद करो। साधारण लोग यहाँ की भयानक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सहन नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा शरीर इतना मजबूत नहीं है तो हवा भी तुम्हें कुचल सकती है। पृथ्वीवासियों की शारीरिक क्षमता के साथ ग्रह स्तरीय शक्ति के बिना तुम इस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण और सघन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनुकूल नहीं हो सकते।
मोलिंग ने कहा, मृत्यु स्तर के मिशन 8 गुप्त क्षेत्रों में विभाजित हैं, स्वर्ग और पृथ्वी, शुवानहुआंग और आदिम वन्य भूमि। ये निर्जन क्षेत्र है। आप वास्तव में बदकिस्मत हैं, आपका पहला मृत्यु स्तर का मिशन सबसे कठिन निर्जन क्षेत्र में सौंपा गया है। वांग हाओ ने आंखें घुमाईं। सच में, ये तो किसी आम जीवन युक्त ग्रह जैसा दिखता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण अधिक है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा अधिक केंद्रित है। इतना डरावना नहीं लगता है ना? इस ग्रह पर लगभग आधे घंटे रहने के बाद भी वांग हाओ ने न तो किसी खतरनाक जीव की आवाज़ सुनी थी और न ही उसे किसी खतरे का आभास हुआ था। वीरान क्षेत्र का क्षेत्रफल पूरे सौरमंडल से भी कहीं अधिक विशाल है। इसे वीरान क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक प्राचीन ग्रह है। इसके अलावा ये ग्रह वीरान जीव कहलाने वाले भयानक राक्षसों का घर है। ये ऐसे जीव हैं जिनकी वंश परंपरा तारा जीवों से भी पुरानी है, शक्ति में कहीं अधिक भयानक, रक्तपिपासु और क्रूर हैं। अमर शक्ति वाले योद्धा भी वीरान जीवों के समूह से घिर जाने पर मारे जा सकते हैं। उस समय इन कबीले की सेना ने इस ग्रह और इन वीरान जीवों पर नियंत्रण पाने के प्रयास में 3 अमर शक्ति वाले योद्धाओं, हजारों डोमेन लॉर्ड स्तर के योद्धाओं और अनगिनत स्टेल स्तर के योद्धाओं को खो दिया था। वांग हाओ को पसीना आने लगा। क्या ये कठिनाई का स्तर सचमुच मृत्यु स्तर है? क्या आपको यकीन है कि यह 100% मृत्यु दर वाला निराशा स्तर नहीं है? यहाँ जिस निराशा के स्तर का जिक्र किया गया है वह वांग हाओ का आधा मजाक और आधा आत्मनिंदा करने का तरीका है। वास्तव में निराशा का कोई स्तर नहीं होता। निराशा का स्तर क्या है? 100% मृत्यु दर आखिर क्या होती है? मोलिंग कुछ उलझन में थी। खांसी, अमर शक्ति वाले भी गिर चुके हैं, हजारों साम्राज्य स्वामी नष्ट हो चुके हैं और अनगिनत तारकीय स्तर के प्राणी मर चुके हैं। मुझसे, एक ग्रह स्तरीय प्राणी से ऐसा कार्य पूरा करने के लिए कहना मुझे सीधे मार डालने के बराबर है ना? वांग हाओ अवाक रह गया। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। 8 गुप्त लोकों में से केवल 3 ही वास्तव में खतरनाक हैं और यह सुनसान इलाका उन तीनों में सबसे खतरनाक है। हालांकि तुमने मिशन स्वीकार कर लिया है और इसे बदला नहीं जा सकता। अब तुम्हारे पास केवल 2 ही विकल्प हैं, या तो मिशन पूरा करो या उसमें मर जाओ। मोलिंग के शब्द बर्फीले ठंडे थे, जिससे वांग हाओ को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी बर्फीले तहखाने में गिर गया हो। कुछ समय की निराशा के बाद वांग हाओ जल्दी ही संभल गए। जब मैं यहाँ हूँ ही तो इसका पूरा फायदा क्यों न उठाऊं? चाहे स्वर्ग हो या नरक, मैं इसे पार करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। अगर वे जंगली जानवर हैं तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, वे मेरा भोजन बनेंगे। इस ग्रह पर एक विशेष संरचना स्थापित होने के कारण ये जंगली जानवर न तो उड़ सकते थे और न ही ग्रह छोड़कर जा सकते थे। परिणामस्वरूप उनका सारा संचित आक्रोश और क्रोध उन्हीं की प्रजाति के अन्य सदस्यों पर निकला, जिससे ग्रह के विभिन्न कोनों में कई जंगली जानवरों के अवशेष बिखरे पड़े हैं। जंगली जानवरों की उम्र लंबी होती है, आमतौर पर दसियों हजार या लाखों साल तक, लेकिन उनकी आबादी कम होती है और उनका प्रजनन मुश्किल होता है। इसलिए इन कबीले के विलुप्त होने के बाद अनगिनत युग बीत जाने के बावजूद इस ग्रह पर जंगली जानवरों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है। कुछ बंजर क्षेत्रों में पौधे बेतहाशा उगते हैं और पूरा ग्रह हरे भरे, ऊंचे प्राचीन पेड़ों और सभी प्रकार के विचित्र और अद्भुत पौधों से ढका हुआ है। वांग हाओ को 2 प्रमुख जंगली जानवरों के कबीलों की सीमा पर छोड़ दिया गया था। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी कबीला आसानी से दूसरे के क्षेत्र में घुसपैठ नहीं करता, लेकिन एक बार एक कबीला दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता तो दोनों कबीलों के बीच भीषण युद्ध छिड़ जाता। ये 2 राक्षसी गुट हैं, गर्जना करने वाला सर्प वंश और लाल आंखों वाला सुअर दानव वंश। आराम करने के बाद वांग हाओ इस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल पूरी तरह ढल चुका था। अब वह जंगली जानवरों के झुंडों से बचता हुआ अकेले मिलने वाले जंगली जानवरों का शिकार करने की कोशिश करेगा। इस निर्जन क्षेत्र में जंगली जानवरों की ताकत का अंदाजा उनके सिर पर मौजूद सींगों की संख्या से लगाया जाता है। आमतौर पर एक सींग वाला जंगली जानवर ग्रह स्तर का होता है, 2 सींग वाला जंगली जानवर तारकीय स्तर का होता है, 3 सींग वाला जंगली जानवर साम्राज्य स्वामी स्तर का होता है और बिना सींग वाले जानवर आमतौर पर जंगली जानवरों के बच्चे होते हैं। ये वर्गीकरण पूरी तरह सटीक नहीं है। सामान्य तौर पर जंगली जानवरों को भी विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाता है और उच्च स्तर के होने के बावजूद भी कुलीन वंश के जंगली जानवरों का शिकार किया जा सकता है और उन्हें मारा जा सकता है। असंख्य युगों के बीत जाने के बावजूद इस ग्रह पर मौजूद जंगली जानवरों के मन में मानवता के प्रति गहरी नफरत हमेशा से रही है। रास्ते में जंगली जानवरों के कई इलाकों में इन कबीले के कंकालों से बनी हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। ऐसा लगता था कि ये जंगली जानवर इन कबीले के मारे गए सदस्यों की संख्या का इस्तेमाल दूसरे कबीलों को अपनी ताकत दिखाने के लिए करते थे। असंख्य युगों के बीत जाने के बावजूद इन क्लैन के कई अवशेष अभी भी अच्छी तरह से संरक्षित हैं। मो कबीले के सभी सदस्यों के कंकाल बिना किसी अपवाद के काले क्रिस्टल की तरह ठोस होते हैं। उनकी ताकत जितनी अधिक होती है वे उतने ही पारदर्शी होते जाते हैं।
डोमेन लॉर्ड स्तर तक पहुंचते पहुंचते उनके कंकाल लगभग काले क्रिस्टल जैसे हो जाते हैं जो एक गहरी चमक से दमकते हैं। वांग हाओ द्वारा कंकालों को देखने के कुछ ही समय बाद उसकी मानसिक खोज सूची में एक छिपा हुआ मिशन दिखाई दिया। स्टॉप अध्याय 766 सम्मान मिशन। मानद मिशन, इनक्लैन योद्धाओं के अवशेष एकत्र करो। मनोरंजन के लिए ताइवान नॉवेल नेटवर्क को याद रखें, tuon.com। ये सबसे तेज चैप्टर अपडेट वाली एक बेहतरीन वेबसाइट है। तुरंत ही वांग हाओ के दिमाग में इनक्लैन योद्धा कंकालों के आदान प्रदान के लिए अंकों की एक सूची प्रकट हुई जिसमें इनक्लैन कंकाल के प्रत्येक स्तर के अनुरूप अंक सूचीबद्ध थे। ग्रह स्तर के इनक्लैन योद्धा का पूरा कंकाल 1 अंक प्रदान करता है, खंडित कंकाल 0.5 अंक प्रदान करता है। तारकीय स्तर का पूर्ण कंकाल बनाने पर 10 अंक मिलेंगे, अपूर्ण कंकाल बनाने पर 5 अंक मिलेंगे। डोमेन लॉर्ड स्तर का पूर्ण ढांचा 100 अंक का इनाम, अपूर्ण ढांचा 50 अंक का इनाम। अमर श्रेणी का पूर्ण कंकाल 10,000 अंक का इनाम, अपूर्ण कंकाल 5,000 अंक का इनाम। इन योद्धाओं के अवशेषों को इकट्ठा करना एक सम्मानजनक मिशन के रूप में नामित किया गया है जिसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, उत्तराधिकारियों में इन जाति से जुड़ाव की भावना को बढ़ाना। दूसरा, उन्हें ये याद दिलाना कि ब्रह्मांड हमेशा अज्ञात खतरों से भरा रहता है और इन पूर्वजों जैसे शक्तिशाली योद्धाओं ने भी अपनी मृत्यु का जोखिम उठाया था, उत्तराधिकारियों की तो बात ही अलग है। तीसरा, उनके साहस और युद्ध कौशल को निखारना। जंगली जीव आदिम ग्रहों पर पैदा होने वाले एक प्रकार के विकराल राक्षस होते हैं। वे उत्परिवर्तित जीवों और तारामंडलीय जीवों से मौलिक रूप से भिन्न होते हैं। आमतौर पर जिन ग्रहों पर जंगली जीव पैदा होते हैं वहां बहुत कम मनुष्य या अन्य जीव जीवित रह पाते हैं, क्योंकि जिन ग्रहों पर जंगली जानवर रहते हैं वे अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण और अत्यधिक समृद्ध ब्रह्मांडीय ऊर्जा वाले आदिम ग्रह होने चाहिए, और अक्सर ऐसे ग्रहों पर कुछ कमजोर नस्लें जीवित नहीं रह सकती। जो जीव किसी तरह जीवित बच भी जाते हैं वे भी धीरे धीरे जंगली जानवरों में बदल जाते हैं। वांग हाओ को अंक अर्जित करने की कोई जल्दी नहीं थी। 10 लाख अंक उसके लिए बहुत दूर की बात थी। उसकी प्राथमिकता इस ग्रह के वातावरण में ढलना और एकीकृत होना था। इस ग्रह में एकीकृत होने के लिए सबसे पहले इस ग्रह पर अनुकूलन करना और जीवित रहना सीखना होगा। अंक अर्जित करने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करने या इन कबीले के कंकालों को लूटने की बात करें तो वांग हाओ फिलहाल इसे एक तरफ रख देगा। 1000 मीटर ऊंचे पहाड़ की एक घाटी में वांग हाओ चट्टान के किनारे उभरे हुए हिस्से पर छिप गया और एक गुफा खोदने लगा। फिर वह गुफा के प्रवेश द्वार पर चट्टान के किनारे पर रुक गया, दूर तक देखता रहा और पहाड़ की तलहटी से गुजरने वाले हर जंगली जानवर का अवलोकन करता रहा। लगातार 3 दिनों के अवलोकन के बाद वांग हाओ ने पाया कि जंगली जानवरों की 2 जनजातियां पर्वत शिखर के पास सक्रिय थीं। इनमें से एक है रोने वाला सांप, जिसका आकार लगभग सांप जैसा होता है और शरीर की लंबाई 100 मीटर से अधिक होती है। इसके पंख हड्डियों से बने होते हैं, कुछ में 1 जोड़ी और कुछ में 2 जोड़ी होते हैं। इसके सिर पर घुमावदार काले सींग होते हैं और यह पक्षी के गीत जैसी आवाज निकालता है। एक अन्य प्रकार का दानव है लाल आंखों वाला सुअर दानव, जो आमतौर पर 10 मीटर से अधिक लंबा होता है, जिसका सिर सुअर का और शरीर कुत्ते का होता है। इसका शरीर विशाल होता है जो काले कठोर कॉन्टों से ढका होता है और इसकी लाल आंखें माणिक्य की तरह चमकती हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो इसकी आंखों से खून टपक रहा हो। इसके सिर पर काले सींग भी होते हैं। 3 दिनों के दौरान वांग हाओ ने कुल 17 मिंग सांपों और 38 लाल आंखों वाले सुअर राक्षसों का अवलोकन किया। उन्होंने पाया कि उनमें से अधिकांश के 2 सींग थे, कुछ के 1 सींग थे और लगभग किसी के भी 3 सींग नहीं थे। हालांकि नारुतो के पास हड्डियों के पंख हैं, लेकिन अपने भारी शरीर के कारण वह उड़ नहीं सकता। हालांकि अपने बड़े आकार के कारण वह धीमा नहीं है। ये दोनों खूंखार जानवर शायद ही कभी मिलते हैं, लेकिन एक बार जब वे आमने सामने आ जाते हैं तो एक असाधारण जीवन मरण का संघर्ष अपरिहार्य हो जाता है। तीसरे दिन दोपहर के समय एक सर्प भोजन की तलाश में सीमा पार कर रहा था, तभी उसकी नज़र कीचड़ में धूप सेंकते हुए लाल आंखों वाले एक जंगली सुअर राक्षस पर पड़ी। फिर दोनों जंगली जानवरों के बीच युद्ध छिड़ गया। अपनी भयानक गला घोंटने की शक्ति, ध्वनि हमलों और नुकीले चाकू जैसे हड्डी के कॉन्टों के साथ नारुतो सांप आमतौर पर भारी पड़ता है। मोटी चमड़ी और कठोर काले कॉन्टों वाला लाल आंखों वाला सुअर दानव सर्प के कुंडली मारकर गला घोंटने से बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने अपने नुकीले दांतों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और सर्प से तब तक लड़ता रहा जब तक कि वह रुक नहीं गया। ये स्थान एकांत में है और 100 मील के दायरे में कोई अन्य जंगली जानवर दिखाई नहीं दिया है। जिस क्षेत्र में 2 जंगली जानवर लड़ रहे हैं वह एक एकांत घाटी है और लड़ाई के दौरान उत्पन्न होने वाली आवाज़ें आसपास की चट्टानों और पहाड़ियों द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं, इसलिए अन्य जंगली जानवरों द्वारा उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए लड़ाई काफ़ी लंबे समय तक चली और इसमें कोई अन्य जंगली जानवर शामिल नहीं हुआ। धीरे धीरे दोनों खूंखार जानवर खून की प्यास से आपस में लड़ने लगे। सर्प के अस्थि कलशों वाले पंखों में से एक टूट गया और लाल आंखों वाले सुअर जैसे राक्षस ने मांस का एक टुकड़ा कुतर दिया।
अस्थि कलश से गहरा लाल रक्त टपक कर पास की जमीन पर फैल गया, जिससे खून का एक बड़ा सा तालाब बन गया। लाल आंखों वाले सुअर जैसे राक्षस के काले कांटे भी सर्प के गला घोंटने और हड्डी के नुकीले कांटों के प्रहार से टूट गए थे। उसका शरीर भी बहुत खून से लथपथ था, न केवल उसके अपने घावों से बल्कि सर्प के घावों से छलकते खून से भी। हु आओ। वे दोनों खूंखार जानवर खून के प्यासे उन्माद में थे, एक दूसरे को जान से मारने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी सबसे शक्तिशाली क्षमताओं का इस्तेमाल कर रहे थे। जंगली जानवरों के बीच की लड़ाई आमतौर पर सबसे आदिम आमने सामने की लड़ाई होती है, जो मूल प्रवृत्ति के आधार पर लड़ी जाती है। ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर वान हाओ ने पाया कि ये जंगली जानवर आमतौर पर बहुत बुद्धिमान नहीं होते हैं और उत्परिवर्तित जानवरों और तारा जानवरों की तुलना में कहीं अधिक हीन होते हैं। सामान्य तौर पर ग्रह स्तर तक विकसित होने वाले उत्परिवर्ती जीव कम से कम मानवीय इरादों को समझ सकते हैं, और कुछ असाधारण रूप से प्रतिभाशाली उत्परिवर्ती जीव तो मानवीय भाषा भी बोल सकते हैं। इन दोनों जंगली जानवरों के दो सींग हैं, जिसका अर्थ है कि वे तार्किक स्तर पर हैं, फिर भी वे लड़ने के लिए पूरी तरह से अपनी आदिम जंगली प्रवृत्ति और सहज ज्ञान पर निर्भर रहते हैं, जो उन्हें बेहद मूर्ख बनाता है। अगर दोनों पक्षों में से किसी में भी थोड़ी सी भी बुद्धि होती तो शायद ये लड़ाई बहुत पहले ही तय हो गई होती। वान हाओ अब और अकेलेपन को सहन नहीं कर सकता था। आधे दिन तक दोनों जंगली जानवरों के लड़ने और थक जाने के बाद वान हाओ चट्टान के किनारे से ऊंची छलांग लगाकर एक चील की तरह अपने पंख फैलाते हुए युद्ध के मुख्य क्षेत्र की ओर उड़ गया। जिस चट्टान के किनारे पर वान हाओ मौजूद था, वहां से जमीन से लगभग 1000 मीटर की गहरी खाई थी, और जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया उसकी गति बढ़ती गई। इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 100 गुना से भी अधिक है, और मुक्त पतन का त्वरण पृथ्वी के त्वरण से 100 गुना से भी अधिक है, जो 1000 मीटर प्रति सेकंड वर्ग से भी अधिक है। दूसरे शब्दों में कहें तो वान हाओ को हजारों मीटर ऊंची चट्टान से जमीन पर गिरने में सिर्फ 1 सेकंड से थोड़ा अधिक समय लगा। हालांकि वान हाओ ने वास्तव में हवाई उड़ान तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी उतरने की गति को और भी तेज कर दिया, और वास्तविक उतरने का समय 0.3 सेकंड से भी कम था। फिर वान हाओ एक छोटे उल्कापिंड की तरह दो जंगली जानवरों के बीचों बीच आकर जा गिरा। दो जंगली जानवर भयंकर लड़ाई में उलझे हुए थे, उनका ध्यान एक दूसरे पर केंद्रित था और वे आकाश से आ रहे खतरे से पूरी तरह अनजान थे। पलक झपकते ही वान हाओ गिर पड़ा। जिस गति से वह जमीन पर गिरा वह ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक थी। वान हाओ ने बुरी तरह घायल मिंग स्नैक के सामने झुकना चुना। टकराना। एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ एक छोटा सा काला बिंदु सांप के सिर के ऊपर आकाश से गिरा और आसानी से सांप के सिर के ऊपरी हिस्से में एक बड़ा छेद कर दिया। गिरने के क्षण भर में ही वान हाओ ने अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए फेंके गए चाकुओं को नियंत्रित किया और उन्हें अपने पैरों के नीचे शंकु के आकार में व्यवस्थित कर लिया। सांप के सिर पर गिरते ही चाकुओं ने आसानी से सांप की खोपड़ी को भेद दिया। वान हाओ ने अपने पूरे शरीर को, जिसमें फेंकने वाला चाकू भी शामिल था, सांप के दिमाग में घुसा दिया। फिर उसने फेंकने वाले चाकू से सांप के दिमाग को चकनाचूर कर दिया, जिससे वह पूरी तरह से मर गया। पूरी प्रक्रिया में 1 सेकंड से भी कम समय लगा। विक स्टॉप। अध्याय 767 गर्जना करता सर्प बनाम लाल आंखों वाला सुअर दानव। वान हाओ ने अपनी हवाई उड़ान तकनीक और सर्प के शरीर द्वारा प्रदान की गई ढाल पर भरोसा करते हुए अंततः सर्प के पेट के अंदर स्थिर रूप से रुक गया। वान हाओ, जल्दी से इस मिंग सर्प का पित्ताशय ढूंढो। इस जंगली जानवर मिंग सर्प का पित्ताशय खाने के बाद तुम्हारा शरीर रूपांतरित हो जाएगा, जिससे तुम इस ग्रह में बेहतर ढंग से घुल मिल जाओगे। साथ ही मिंग सर्प के पित्ताशय में अविश्वसनीय रूप से समृद्ध आनुवंशिक ऊर्जा होती है, जो तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक होगी। निर्देशों का पालन करते हुए वान हाओ ने अपनी एक्स-रे दृष्टि सक्रिय की और कुछ जांच के बाद सांप की पित्ताशय की थैली का पता लगा लिया। एक फेंकने वाले चाकू का उपयोग करके रास्ता साफ करते हुए वान हाओ ने सफलतापूर्वक सांप के शरीर में एक सुरंग बनाई और सांप के पित्ताशय तक पहुंच गया। इस सांप का पित्त वान हाओ से भी लंबा है और इसका पूरा शरीर गहरे हरे रंग का है, साथ ही पित्त भी गहरे हरे रंग का है, जिसके बीच में हल्की सुनहरी चमक है। वान हाओ ने सीधे एक फेंकने वाले चाकू का उपयोग करके सांप के मुंह के पास एक छोटा सा छेद काट दिया, जिससे पित्त स्वाभाविक रूप से बाहर निकल सके। सांप के पित्ताशय को कच्चा ही निगलना सबसे अच्छा है। यदि आप पित्त निकालकर उसका सेवन करेंगे तो वह बेहद कड़वा होगा। हालांकि इस मिंग सर्प का पित्ताशय इतना बड़ा था कि वान हाओ अपने मानव रूप में उसे निगल नहीं सकता था। इसलिए वान हाओ के पास मुंह को छेद पर रखकर पित्त को चूसने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस सांप का पित्त अत्यंत गाढ़ा होता है, पेस्ट जैसा, जो आमतौर पर सांपों में पाए जाने वाले तरल पित्त से बिल्कुल अलग है। इसका स्वाद बहुत कड़वा होता है और इसमें घिनौनी मछली जैसी गंध आती है। वान हाओ ने उल्टी करने की इच्छा को दबाया और पित्त के बड़े बड़े घूंट पी लिए। जैसे ही पित्त वान हाओ के मुंह में पहुंचा, वह तुरंत पिघल गया और ऊर्जा के एक विशाल पिंड में बदल गया, जो सीधे उसके अंगों और हड्डियों में प्रवाहित हो गया। शुरुआती कड़वे और मछली जैसे स्वाद के अलावा मुंह में हल्की सी औषधीय सुगंध भी आती है।
वांधाव के शरीर में पित्त के भीतर मौजूद जीवनसार और आनुवंशिक ऊर्जा ज्वालामुखी विस्फोट की तरह तुरंत प्रज्वलित हो गई। गर्जना करते सर्प की आनुवंशिक ऊर्जा सुनामी की तरह उमड़ी, लेकिन ये बहुत कोमल थी और वांधाव के शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। क्लिक क्लिक टिल्ड। वांधाव की त्वचा पर जगह जगह शल्क उगाए थे। ये घने शल्क अजगर के शल्क नहीं थे, बल्कि मिंग सर्प के शल्क थे। ये षटभुजाकार और कोणीय थे, काले टाइलों की तरह, जो वांधाव के शरीर को ढके हुए थे। यहाँ तक कि वांधाव की पुतलियां भी अचानक हिंसक रूप से कांपने लगीं, और जब कांपना बंद हुआ तो वास्तव में बीच में एक सुनहरी दरार दिखाई दी। उनकी पुतलियां गहरे सुनहरे रंग की थीं और बेहद आकर्षक रूप से खड़ी थीं। क्लिक टिल्ड क्लिक। वांधाव को अचानक अपनी पसलियों में झुनझुनी महसूस हुई। फिर उसकी पसलियों के नीचे से रीढ़ की हड्डी तक दो मांसल उभर आए। दो गहरे काले रंग की हड्डियां उसकी पीठ की त्वचा को भेदने के लिए संघर्ष कर रही थीं। दोनों हड्डियां लगातार फैलती और लंबी होती गईं, और उनमें से और शाखाएं निकलती गईं, और जल्द ही दो पंखों के शुरुआती रूप बन गए। पफ पफ टिल्ड। उसकी पीठ पर लगे घाव पर कोमल मांस और खून के गुच्छे उगाए और मरोड़ने लगे, धीरे धीरे नवविकसित हड्डी के पंखों को ढकते हुए, और उनके ऊपर मांस की एक पतली झिल्ली बना ली। लगभग उसी समय वांधाव की रीढ़ की हड्डी का निचला सिरा भी बढ़ने लगा और उससे एक लंबी पूंछ निकल आई। वांधाव एक ऐसे योद्धा में परिवर्तित हो गया है जो आधा इंसान और आधा सांप है और किसी जानवर जैसा दिखता है। ये परिवर्तन वांधाव की ओर से जानबूझकर नहीं किया गया था, बल्कि यह स्वतः ही तब हुआ जब वांधाव के जीन मिंग सांप के पित्त को परिष्कृत करते समय मिंग सांप की आनुवंशिक ऊर्जा से दूषित हो गए। इस अवस्था से मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका निगले गए सर्प के पित्त को पूरी तरह से शुद्ध करना और अपना मानव रूप पुनः प्राप्त करना है। इससे पहले वांधाव केवल इसी स्थिति को बनाए रख सकता था। अतीत में वांधाव ने कई विकृत जानवरों को खाया था और बहुत से शक्तिशाली जानवरों का मांस भी खाया था, लेकिन उसने मिंग सांप जैसी शक्तिशाली आनुवंशिक ऊर्जा वाला कोई प्राणी कभी नहीं देखा था। यह आश्चर्यजनक था कि केवल उसका पित्त पीने मात्र से उसके पूरे शरीर के जीनों में उत्परिवर्तन हो गया। ये स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब अंतर्ग्रहण की गई आनुवंशिक ऊर्जा का स्तर अत्यधिक उच्च होता है, जिससे शरीर की अपनी आनुवंशिक ऊर्जा दब जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस सर्प का आनुवंशिक ऊर्जा स्तर वांधाव की कल्पना से कहीं अधिक था। जीवन के विकास के दो चरम रूप हैं। एक तरीका है लगातार अधिक शक्तिशाली होते जाना। एक और संभावना यह है कि संतानें उत्तरोत्तर पतित होती जाएं। विकास की प्रक्रिया चाहे जो भी हो, आनुवंशिक ऊर्जा का स्तर उच्च और निम्न, श्रेष्ठ और निम्न स्तरों में विभाजित होता है। 10 मिनट के भीतर वांधाव ने अपने से भी लंबे सांप का सारा पित्त निगल लिया और उसके शरीर पर सांप की पूंछ 20 मीटर लंबी हो गई। सांप के शरीर के अंदर और अधिक समय तक रहना पहले से ही काफी तंग था। इसलिए वांधाव ने अपने फेंकने वाले चाकू का इस्तेमाल करके सांप का पेट चीर दिया और बाहर निकल आया। लाल आंखों वाला सुअर राक्षस, जो मूल रूप से सर्प का दिमाग खा रहा था, सर्प के शरीर से निकले उस दानव को देखकर अचानक चौंक गया। वांधाव का अजीबोगरीब रूप देखकर उसने तुरंत भय का भाव दिखाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे, वांधाव को, एक जंगली सुअर राक्षस समझेगा। वांधाव जब मिंग सर्प के शरीर से बाहर निकला तो अपनी भारी सर्प पूंछ को घसीटते हुए उसका पूरा शरीर चमकीले लाल रक्त से सना हुआ था। उसकी विचित्र शक्ल के साथ साथ वह लाल आंखों वाले दानव सुअर के लिए वाकई काफी हैरान करने वाला था। वांधाव को देखते ही लाल आंखों वाले सुअर राक्षस ने महसूस किया कि वांधाव में मिंग सर्प के समान ही शक्ति है। वह तुरंत क्रोधित हो गया और अपना मुंह खोलकर नुकीले दांतों से भरा मुंह दिखाते हुए वांधाव पर हमला कर दिया। लाल आंखों वाला यह विशालकाय सुअर दानव कम से कम 40 टन वजनी था और इसका आकार किसी जमीनी बख्तरबंद वाहन जैसा था। ये वांधाव की ओर दौड़ा और जमीन जोर से हिल उठी। अचानक पीले रंग की धूल का बादल हवा में छा गया। बकवास, वांधाव ने जोर से शाप दिया और 5000 उड़ने वाले चाकू तुरंत एक शंकु के आकार में बदल गए और तेजी से लाल आंखों वाले सुअर राक्षस की ओर उड़ने लगे। पलक झपकते ही, वार करने से पहले ही चाकू वहां पहुंच गया। उसकी गति अचानक ध्वनि की गति से 1000 गुना अधिक हो गई। गड़गड़ाहट, फेंकने वाले चाकुओं का समूह तेजी से घूमा और लाल आंखों वाले सुअर जैसे राक्षस की कठोर खोपड़ी में एक भयानक छेद कर दिया, जिससे सफेद मस्तिष्क पदार्थ और लाल खून चारों ओर फैल गया। पहले से ही बुरी तरह घायल, तारकीय स्तर का लाल आंखों वाला सुअर दानव अंततः मौके पर ही मारा गया। 5000 उड़ने वाले चाकुओं में भयानक शक्ति थी। लाल आंखों वाले सुअर राक्षस से टकराने के बाद रोशन सी ने जमीन में दरारें पैदा कर दी, जिनमें से सबसे गहरी दरार में 10 मीटर से भी अधिक गहरी खाई थी। खोपड़ी के चकनाचूर हो जाने और सिर का अधिकांश हिस्सा चकनाचूर हो जाने के अलावा लाल आंखों वाले सुअर जैसे राक्षस के शरीर पर लगभग कोई घातक बाहरी चोट नहीं थी। दरअसल भीषण आघात से इसके सभी आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए थे, विशेष रूप से इसका सबसे महत्वपूर्ण हृदय, जो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। वाह, इस जंगली सुअर की ताकत किसी तारकीय स्तर के जीव के बराबर तो है, लेकिन फिर भी ये किसी सच्चे तारकीय स्तर के शक्तिशाली जीव से कहीं कमजोर है।
अगर ये लिटिल रेड होता तो ये लाल आंखों वाले दानव सुअरों के एक समूह को आसानी से संभाल लेता। वांग हाओ को कुछ हद तक आत्मसंतुष्ट देखकर मो लिंग ने उसे याद दिलाया, इतना घमंड मत करो। ये जंगली जानवर मो वंश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में लंबे समय तक फंसे रहने के कारण धीरे धीरे पतित हो गए हैं और उनकी संतानों को पालतू बना लिया गया है। प्राचीन काल में जंगली जानवरों की युद्ध शक्ति अत्यंत प्रचंड थी। ये सच है, इन क्लैन अनगिनत युगों तक गायब रहा। इन जंगली जानवरों ने अपने प्रशिक्षण मैदान खो दिए और अपना दिन खाने पीने और छोटी मोटी लड़ाइयों में बिताने लगे। उनका जीवन बहुत आरामदायक था। प्राचीन काल में उनके पूर्वजों की तुलना में, जिन्हें शक्तिशाली ब्रह्मांडीय साहसी लोगों द्वारा शिकार किए जाने के निरंतर खतरे का सामना करना पड़ता था, इन जंगली जानवरों के वंशजों का जीवन सचमुच स्वर्ग था। कभी कभी बहुत आरामदायक जीवन हमेशा अच्छा नहीं होता। विक स्टॉप अध्याय 768 सींगों को परिष्कृत करना। जंगली जानवर के शरीर का सबसे कीमती हिस्सा उसके सींग होते हैं। जंगली जानवरों में साधना की कोई बाधा नहीं होती। उनकी उम्र लंबी होती है और जब तक वे हर दिन खाते पीते रहते हैं, उनकी साधना बढ़ती रहती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण उनके सिर पर मौजूद सींग हैं। ये सींग जंगली जानवर के जीवन भर उसके साथ रहते हैं। इनका मुख्य कार्य आसपास के ब्रह्मांड की ऊर्जा को अवशोषित करना है। इसके अलावा एक निश्चित उम्र तक बढ़ने के बाद ये सींग ब्रह्मांड के नियमों की शक्ति को आकर्षित करते हैं, जिससे जंगली जानवर लगभग बिना किसी समझ के अमरता के स्तर में प्रवेश कर जाता है। वांग हाओ ने इन स्टार सिस्टम के जंगली जानवरों के बारे में बहुत सारी जानकारी जुटाई और तुरंत ही अपने सामने मौजूद 2 जंगली जानवरों के सींगों में बहुत दिलचस्पी लेने लगा। जंगली जानवर मनुष्यों की तरह साधना के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकते, वे केवल अपने सिर पर मौजूद सींगों के माध्यम से ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं। यही सामान्य जंगली जानवरों और जंगली जानवरों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। वांग हाओ ने एक फेंकने वाले चाकू का इस्तेमाल करके दोनों जंगली जानवरों के सिर पर लगे चारों सींग काट दिए। दोनों शवों को वह अपने शरीर के क्लोन द्वारा भक्षण और परिष्करण के लिए एजियोर ड्रैगन स्पेस में वापस ले गया। शरीर साधक का क्लोन एक सच्चे ड्रैगन शरीर में विकसित हो चुका है और यह वह समय है जब इसे बड़ी मात्रा में मांस और रक्तसार तथा रक्तवंश ऊर्जा की आवश्यकता है। इन जंगली जानवरों के शव काम आ सकते हैं। 2 जंगली जानवरों को मारने के बाद वांग हाओ का स्कोर 20 अंक तक पहुंच गया। वांग हाओ के दिमाग में एक वर्चुअल इंटरफेस पर पॉइंट्स डेटा वास्तविक समय में प्रदर्शित होता है। जहां तक 2 सींगों की बात है, वांग हाओ की योजना थी कि मानव शरीर उन्हें अवशोषित करके परिष्कृत कर दे। सबसे जरूरी काम है गर्जना करते हुए सर्प के सींगों को परिष्कृत करने और उसके पित्त को पचाने के लिए एक सुरक्षित और एकांत स्थान खोजना। वांग हाओ घाटी की गहराई में आगे बढ़ता रहा। एक झरना मिलने पर वह उसके पीछे रेंगता हुआ गया और चट्टान में एक छोटी सी गुफा खोदी। फिर उसने एक बड़े पत्थर से गुफा का प्रवेश द्वार बंद कर दिया और उसके बाद एजियोर ड्रैगन स्पेस में प्रवेश किया। एजियोर ड्रैगन स्पेस में प्रवेश करने के बाद वांग हाओ सींगों को परिष्कृत करने की तैयारी के लिए एजियोर ड्रैगन हॉल में ही रुक गया। मोजिंग प्रणाली में जंगली जानवरों के सींगों को परिष्कृत करने की विधियों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के बाद वांग हाओ ने अंततः 300 से अधिक परिष्करण विधियों में से 3 का चयन किया और फिर उनकी अंतिम तुलना की। पहला तरीका है सींग को पीसकर पाउडर बनाना, उसे अन्य औषधीय सामग्रियों के साथ मिलाकर गोलियां बनाना जिन्हें मुंह से खाया जा सके। इसके लिए बड़ी मात्रा में बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है और गोलियां बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल और समय लेने वाली होती है। दूसरी विधि रक्त अंतर्धन बलिदान विधि है, जिसमें सींगों को दिन रात अपने ही रक्त से शुद्ध किया जाता है। लंबे समय तक शुद्धिकरण के बाद सींग लगभग शरीर का ही एक हिस्सा बन जाते हैं, मन के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं और शरीर के विस्तार के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। अन्य जंगली जानवरों की तरह इन सींगों का उपयोग साधना के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए किया जा सकता है। यह विधि भी अत्यंत समय लेने वाली है और रक्त अंतर्धन बलिदान की प्रक्रिया के दौरान सींगों पर समाहित जंगली जानवर की आत्मा के प्रतिघात का खतरा बना रहता है। वांग हाओ को तीसरा तरीका सबसे ज्यादा पसंद आया। तीसरी विधि है शस्त्र निर्माण की विधियों के अनुसार सींगों को गढ़ना, उन्हें शस्त्र की तरह मानना। एक बार गढ़ जाने पर वे न केवल साधना में सहायता के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं, बल्कि उत्कृष्ट दिव्य शस्त्र भी बन जाते हैं। चलो ये करते हैं। इंक स्टार सिस्टम से मिले निर्देशों का पालन करते हुए वांग हाओ ने तुरंत सींग बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हथियारों को परिष्कृत करने के लिए ये सामग्रियां अपेक्षाकृत आम हैं और वांग हाओ के पास ये आसानी से उपलब्ध हैं, इसलिए इन्हें दोबारा खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि एजियोर ड्रैगन कड़ाही अस्थायी रूप से अनुपयोगी थी, इसलिए वांग हाओ के पास विनाश की ज्वालाओं को नियंत्रित करने और सींगों को परिष्कृत करने के लिए हृदय शोधन तकनीक का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुल मिलाकर 4 सींग हैं। पहले बैच के लिए वांग हाओ ने अभ्यास के तौर पर एक लाल आंखों वाले सुअर राक्षस का सींग निकाला। फुफ्टिल्ड सिजल टिल्ड तारांकन। लाल आंखों वाले सुअर दानव का सींग विनाश ज्वाला की काली लपटों में हल्की चटकने की आवाजें करता रहा।
अपनी कुशल तकनीक और अनुभव के बल पर वान हाओ लगातार ज्वालाओं में विभिन्न सामग्री जोड़ता रहा। समय बीतने के साथ साथ और इन सहायक सामग्रियों की मदद से सींग लाल होने लगे और धीरे धीरे उनके अंदर की अशुद्धियां दूर हो गईं। प्राकृतिक सामग्रियों से कलाकृतियों को परिष्कृत करते समय पहला कदम अक्सर सामग्रियों से अशुद्धियों को दूर करना होता है, ताकि बाद में उत्कीर्ण किए जाने पर ये अशुद्धियां रून की प्रभावशीलता को प्रभावित न करें। सैद्धांतिक रूप से आप सींगों पर सीधे रन उत्कीर्ण कर सकते हैं और उन्हें हथियारों के रूप में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव परिष्कृत सींगों से बने हथियारों की तुलना में कहीं अधिक घटिया होता है। हथियार बनाने का यही तो फायदा है। 3 घंटे तक लगातार शुद्धिकरण के बाद पूरा सींग सिकुड़कर वान हाओ के अंगूठे की मोटाई और 1 उंगली की लंबाई का रह गया, जो 20 गुना से भी अधिक की कमी थी। शुद्धिकरण के बाद वान हाओ ने तुरंत ही सींग पर मंत्र उकेरना शुरू कर दिया, जबकि वह अभी भी गर्म था। ये प्रतीक चिन्ह मुख्यतः पहचान चिन्ह, रक्षात्मक चिन्ह और ऊर्जा रूपांतरण चिन्ह हैं। जहां तक आक्रमणकारी चिन्हों की बात है, वान हाओ की फिलहाल उन्हें उकेरने की कोई योजना नहीं है। जल्द ही उंगली के आकार का और कुछ हद तक कुत्ते के दांत जैसा दिखने वाला काला सींग बनकर तैयार हो गया। इसके बाद वान हाओ ने मौके का फायदा उठाते हुए बाकी बचे 3 सींगों को भी परिष्कृत कर दिया। पहली सफलता के अनुभव से बाद के 3 प्रयास काफी आसान हो गए और उनकी गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ। चारों सींगों पर स्वामी की पहचान के प्रतीक, ऊर्जा रूपांतरण के प्रतीक और रक्षात्मक प्रतीक खुदे हुए थे। ऊर्जा रूपांतरण प्रतीक का उपयोग सींगों द्वारा अवशोषित सार्वभौमिक ऊर्जा को वान हाओ के शरीर में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। इस प्रतीक के बिना सींग अपना मुख्य कार्य खो देते हैं। रक्षात्मक प्रतीक चिन्ह मुख्य रूप से आपातकालीन स्थितियों के लिए होते हैं। अंत में वान हाओ ने मिंग सांप की नसों का उपयोग करके एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत रस्सी बनाई और 4 दांत के आकार के सींगों को एक साथ पिरोकर एक दांत का हार बनाया, जिसे उसने अपनी छाती पर पहना। पहचान प्रक्रिया पूरी करने के तुरंत बाद वान हाओ ने महसूस किया कि एक विशाल भयानक ऊर्जा का भंवर उसकी छाती से उसके शरीर में प्रवेश कर रहा है। ऊर्जा रूपांतरण मंत्र सरणी द्वारा रूपांतरित होने के बाद उमड़ती हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा सीधे बल में परिवर्तित होकर संग्रहित हो जाती है। वान हाओ जब चाहे इसका उपयोग कर सकता है और यहाँ तक कि साधना या शत्रुओं से लड़ने के लिए भी इसका प्रत्यक्ष उपयोग कर सकता है। वान हाओ के परीक्षण के बाद परिष्कृत होने पर ये सींग शीर्ष श्रेणी की पवित्र कलाकृतियों जितने कठोर हो गए। यहाँ तक कि गोल्डन स्केल फ्लाइंग डैगर्स को भी इसे काटना मुश्किल लगा। मेरा मानव शरीर अब 9वें दर्जे के शिखर पर पहुंच चुका है और मेरा आत्म साधना अवतार तारकीय स्तर तक पहुंच गया है। अब समय आ गया है कि मैं नीले ड्रैगन महल में दानव स्वामी की आंख को परिष्कृत करूं। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं वह दानव स्वामी की आंख प्राप्त कर लूं तो मेरी शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। वान हाओ जब भी इस बात के बारे में सोचता कि युवा मास्टर मोदान अपनी ईश्वर और दानव की आंख के साथ एक अर्धदेवता के समान भयानक मार्शल कौशल का उपयोग कैसे करते हैं, तो वह प्रशंसा से भर जाता था। एजियो ड्रैगन हॉल के कीमिया हॉल में युवा मास्टर मोदान अपनी चोटों से उबर चुके हैं और वान हाओ द्वारा दी गई गोलियों के सेवन से उनका अपंग शरीर ठीक हो गया है। वान हाओ द्वारा उनमें आत्मा सेवक का बीज बोने के बाद वे वान हाओ के सबसे वफादार अधीनस्थ बन गए हैं। इस दौरान युवा मास्टर मोदान ने एजियो ड्रैगन कड़ाही पर कड़ी नजर रखी। जैसे ही उन्हें कोई सुराग मिलता, वे आत्मा संचार के माध्यम से वान हाओ को तुरंत सूचित करते। हालांकि जब से वान हाओ ने देवताओं और राक्षसों की इस आंख को नीले ड्रैगन कड़ाही में कैद किया और इसे दिन रात दिव्य अग्नि से तपाया गया, तब से इसने कभी कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया है। अपने स्वामी वान हाओ को निरीक्षण के लिए आते देख युवा स्वामी मोदान ने पहल करते हुए उनका अभिवादन किया। गुरुजी, इस दौरान देवताओं और राक्षसों की वह आंख बहुत ही शांत रही है और उसने नीले ड्रैगन कड़ाही पर दहाड़ना और भौंकना बंद कर दिया है। ओह, क्या दानव स्वामी की आत्मा के उस अंश को दिव्य अग्नि द्वारा परिष्कृत किया गया था? वान हाओ को थोड़ा संदेह हुआ। स्टॉप अध्याय 769 दानव आंख का परिष्करण। जैसे ही वान हाओ संदेह से भर गया, उसके दिमाग में देवताओं और राक्षसों की आंख यिन लुवान की अजीब सी चीख गूंज उठी। हे नन्हे इंसान, आखिरकार आ ही गए। क्या तुम्हें अक्ल आ गई है और तुमने मेरे प्रति वफादारी निभाने का फैसला कर लिया है? मैंने अपना इरादा बदल लिया है। बशर्ते तुम मुझे एक उपयुक्त शरीर खोजने में मदद करो, मैं तुम्हें अपने दल में शामिल कर सकता हूं और अपने महान दानव स्वामी का दूत बना सकता हूं, जो मेरे बाद दूसरे नंबर पर होगा। कैसा रहेगा? है ना लुभावना प्रस्ताव? देवताओं और राक्षसों की यह आंख अब भी निर्दयी थी। वान हाओ को दोबारा देखते ही इसने लोगों को फिर से मोहित करना शुरू कर दिया। वान हाओ उस झांसे में आने वाला नहीं था और उसने ठंडी हंसी हंसी। बूढ़े राक्षस, सपने देखना बंद करो। मुझे परवाह नहीं कि तुम दानव स्वामी हो या दानव देवता। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। या तो मेरे सामने आत्मसमर्पण करो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारा शुद्धिकरण कर दूंगा। तुम चाहते हो कि मैं, वान हाओ, तुम्हारा अधीन रहूं, तुम्हारी इच्छा के अनुसार सताया और नियंत्रित किया जाऊं? बिल्कुल नहीं। वान हाओ मूर्ख नहीं है। वह दानव स्वामी का अधीनस्थ क्यों बनेगा?
पहले वांधाओ ने देवताओं और राक्षसों की आंख को हर तरह से प्रताड़ित किया था। एक बार जब ये बूढ़ा राक्षस शारीरिक रूप से मजबूत हो जाएगा और उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, तो संभवतः सबसे पहले वह वांधाओ से ही बदला लेना चाहेगा। ये पुस्तक सर्वप्रथम ताइवान नॉवेल नेटवर्क tukanan.com पर प्रकाशित हुई है, जो त्रुटिरहित और व्यवस्थित अध्यायों के साथ आसान पठनीयता प्रदान करती है। जब उसने देखा कि उसका समझाना बुझाना व्यर्थ है, तो उसने ईश्वर और दानव की आंख को धमकाना और अपशब्द कहना शुरू कर दिया। हे भगवान, तू तो मौत को दावत दे रहा है। तेरे इस टूटे हुए कड़ाहे से निकलते ही सबसे पहले तुझे खा जाऊंगा और फिर तेरी आत्मा को दिन रात राक्षसी ज्वालाओं से जलाऊंगा, तुझे अनंत काल तक आत्मा के अभिरंजित होने की पीड़ा से तड़पाऊंगा। आखिरकार लोमड़ी की पूंछ का खुलासा हो ही गया। वांधाओ ने एक बार फिर व्यंग्य भरी मुस्कान दी, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तुम्हें बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें खत्म करने और भविष्य की परेशानियों को रोकने के लिए ही यहाँ आया हूँ। हा, कितना मज़ेदार, बिल्कुल मज़ेदार। एक अनुभवहीन बच्चा जो अभी 9वें रैंक के शुरुआती चरण में ही है, मेरी असली शक्ल को निखारने की हिम्मत कर रहा है। ये तो बिल्कुल मजाक है। यह मजाक है या नहीं, ये तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा। बिना कोई स्पष्टीकरण दिए वांधाओ ने अपना हाथ हिलाया और ड्रैगन ऊर्जा की एक हल्की सी धारा उसकी हथेली से होकर एजियोर ड्रैगन कड़ाही में प्रवाहित हो गई। तस्क नीले ड्रैगन कड़ाहे के भीतर स्थित काला अग्नि ड्रैगन अचानक जाग उठा। वांधाओ द्वारा भेजी गई ड्रैगन ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद उसका पूरा शरीर जोर से कांप उठा और दिव्य प्रकाश उत्सर्जित करने लगा। थूकते ही उसके मुंह से काली लपटें फूट पड़ीं, जिससे नीले ड्रैगन कड़ाहे के अंदर का तापमान तुरंत बढ़ गया। उसी समय 2 जंगली जानवरों के शवों को खाकर आए शरीर साधक क्लोन को भी वांधाओ ने बुलाया। वह वांधाओ के सामने खड़ा हो गया और उसने भी अपनी हथेलियों को फैलाकर नीले ड्रैगन कड़ाहे में ड्रैगन सार की एक धारा प्रवाहित की। शरीर साधक के क्लोन के सच्चे ड्रैगन शरीर में विकसित होने के बाद शरीर में मौजूद दांतियान स्वतः ही ड्रैगन सार शक्ति का पोषण करने में सक्षम हो गया। इसके अलावा 2 जंगली जानवरों को खाने के बाद ही शरीर ने अपार ऊर्जा संचित कर ली थी, जिसका अभी तक शुद्धिकरण नहीं हुआ था। साथ ही काले ड्रैगन मोती में संग्रहित ड्रैगन सार शक्ति की विशाल मात्रा शरीर के एक्यूपॉइंट्स और दांतियान पर समाहित हो गई थी। ड्रैगन सार शक्ति एक अक्षय झरने की तरह नीले ड्रैगन कड़ाही में तेजी से प्रवाहित हो रही थी। देवताओं और राक्षसों की आंख अचानक भयभीत और घबरा गई। असंभव, इतने कम समय में इस मानव बालक का साधना स्तर लगातार 2 स्तर बढ़कर 9वें रैंक के शिखर तक कैसे पहुंच गया। इतना ही नहीं, उसके क्लोन में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं और उसकी शक्ति एक साधारण तारा स्तरीय प्राणी के बराबर है। असंभव, बिल्कुल असंभव, कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने तुमसे कहा था, मैं इस बड़े खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए यहाँ हूँ। वांधाओ की आवाज़ एकदम ठंडी थी। वांधाओ ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और अपनी सारी ड्रैगन ऊर्जा दोनों हाथों में उड़ेलनी शुरू कर दी। उसका शरीर संकलित क्लोन भी पूरी ताकत से नीले ड्रैगन कड़ाहे में ड्रैगन ऊर्जा की बौछारें करता रहा। अचानक ड्रैगन ऊर्जा का प्रवाह लगभग दर्जनों गुना बढ़ गया। इस समय नीले ड्रैगन कड़ाहे के भीतर मौजूद काला ड्रैगन और भी विशाल हो गया। उसका पूरा शरीर गहरे सुनहरे रंग के चमकदार शल्कों से ढका हुआ था। उसकी धुंधली सी आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और उसके चारों ड्रैगन पंजे भी काले बादलों से बाहर निकल आए। 1 2 3, ये 5 पंजों वाला एक काला अजगर था। ड्रैगन जाति की शक्ति रैंकिंग में 3 पंजे ग्रह स्तर के बराबर होते हैं, 4 पंजे तारकीय स्तर के बराबर होते हैं और 5 पंजे कम से कम डोमेन लॉर्ड स्तर के बराबर होते हैं। जहां तक अमर स्तर के दिव्य ड्रैगन की बात है, उसके कम से कम 6 या 7 पंजे होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो एजियोर ड्रैगन कड़ाही के अंदर मौजूद काले ड्रैगन ने अभी तक केवल एक डोमेन लॉर्ड की ताकत का ही प्रदर्शन किया है। हालांकि देवताओं और राक्षसों की उस आंख के भीतर मौजूद दानव स्वामी की बची हुई आत्मा काले अजगर द्वारा उगली गई दिव्य अग्नि से बेहद भयभीत थी। गर्जना गर्जना गर्जना, इस 5 पंजों वाले काले अजगर ने ऐसी दहाड़ मारी जिससे पूरा ब्रह्मांड हिल गया, मानो पूरा ब्रह्मांड कांप रहा हो। फिर उसने अपना मुंह खोला और बैंगनी रंग की लपटों की एक धारा उगल दी। ये बैंगनी लौ पिछली काली लौ से स्पष्ट रूप से भिन्न है। बैंगनी लपटें दिखाई देते ही एजियोर ड्रैगन कड़ाही के अंदर का तापमान तुरंत फिर से तेजी से बढ़ गया। देवताओं और राक्षसों की मूल रूप से लाल आंखें बैंगनी लपटों से दूषित होने के बाद आइसक्रीम की तरह तेजी से पिघलने लगीं। अरे नहीं, असंभव, ये किस तरह की आग है? इससे भी भयानक आध्यात्मिक आग है। धिक्कार है। देवताओं और राक्षसों की आंख को दहाड़ लगाने का ही समय मिला था कि पलक झपकते ही वह पूरी तरह से तरल के एक कुंड में परिवर्तित हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस तरल पदार्थ ने आंख की पुतली का आकार बनाए रखा। केवल आंख की पुतली के अंदर की अशुद्धियां बैंगनी आध्यात्मिक अग्नि द्वारा लगातार जलती रहीं। उसी समय देवताओं और राक्षसों की इस आंख से आत्मा का एक काला अंश निकला। इससे पहले कि वह निकल पाता, वह बैंगनी आध्यात्मिक अग्नि की चपेट में आ गया और छूते ही पल भर में राख में बदल गया। नहीं, मैं दानवों का स्वामी मर नहीं सकता।
पलक झपकते ही दानव स्वामी की बची हुई आत्मा हरे धुएं के एक गुबार में बदल गई और बैंगनी आध्यात्मिक अग्नि द्वारा पूरी तरह से जलकर राख हो गई। कितनी अफसोस की बात है, अगर आत्मा साधक के क्लोन ने दानव राजा की इस बची हुई आत्मा को ग्रहण कर लिया होता तो शायद वह फिर से प्रगति करने में सक्षम हो जाता। वांग हाओ को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन अपने जीवन पर मंडरा रहे संभावित खतरे की तुलना में दानव स्वामी की बची हुई आत्मा के एक अंश को बर्बाद करना कुछ भी नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि क्या इंक स्टार सिस्टम के पास देवताओं और राक्षसों की आंख को परिष्कृत करने की कोई विधि है। जैसे ही वांग हाओ ने इसके बारे में सोचा, उसके दिमाग में मौजूद मोजिंग सिस्टम का इंटरफेस स्वचालित रूप से देवताओं और राक्षसों की आंख के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने लगा। मोजिंग प्रणाली पहले से ही वांग हाओ की दृष्टि, श्रवण, गंध और चेतना से जुड़ी हुई है। वास्तव में मोजिंग प्रणाली वांग हाओ के हर विचार पर प्रतिक्रिया करेगी। विशेष रूप से खेती से संबंधित घटनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा मोजिंग प्रणाली एक विशाल डेटाबेस वाले सुपरकंप्यूटर की तरह है। वांग हाओ द्वारा प्राप्त देवताओं और राक्षसों की आंख के बारे में जानकारी को अपने दिमाग में तेजी से प्रकट होते देख वांग हाओ क्षण भर के लिए चौंक गया, लेकिन तुरंत शांत हो गया और सावधानीपूर्वक इसकी जांच करने लगा। पता चला है कि वांग हाओ को प्राप्त हुई देवताओं और राक्षसों की आंख प्राचीन दानव जाति के वंशज की है। विश्लेषण के अनुसार 91% संभावना है कि यह प्राचीन मोरो जाति के पूर्वजों में से एक है। प्राचीन राक्षसों की आंखों को आमतौर पर राक्षसी आंखें कहा जाता है। ये राक्षसी आंख उच्च स्तर की नहीं है और राक्षसों के बीच इसकी स्थिति केवल निम्न मध्यम वर्ग में है। वांग हाओ ने दानव आंख को परिष्कृत करने से संबंधित प्रासंगिक जानकारी की सावधानीपूर्वक समीक्षा की। इसमें दानव नेत्र को परिष्कृत करने के 35 तरीके बताए गए हैं। सावधानीपूर्वक तुलना करने के बाद वांग हाओ ने 16वीं विधि का चयन किया। स्टॉप्ड।